तो चलो, वेलकम टू दिवास्त्रा जी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। अपने पहले डाउट के साथ इस सेशन की शुरुआत करो। अगर माइक ओपन कर सकते हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वैसे चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो। सर, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोकल कॉलेज और आईआईटी से करने में फर्क क्या होगा और फ्यूचर में? देखो, अभी जो डिमांड है वो ज्यादा सीएस आईटी कंपनीज की, सीएस और आईटी वाले ब्रांचेस की है। डिमांड इन द सेंस ये नहीं कि बहुत ज्यादा हायर लेवल ऑफ पैकेजेस मिलेंगे, ये नहीं है। डिमांड का मतलब है कि बस कहीं से भी भैया मुझे ला करके दे दो। तो अगर लोकल कॉलेज से करते हो तो लोकल कॉलेज वाले क्या है ना कि छोटे छोटे प्लेसमेंट्स देते हैं। तो छोटे छोटे प्लेसमेंट्स के लिए तो डिमांड जो है सीएस और आईटी की भर भर करके है। लेकिन जितनी डिमांड ऊपर बड़े लेवल पे एक सीएस आईटी इंजीनियर की है, उतनी ही ज्यादा डिमांड एक मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल हर इंजीनियर की है। मतलब जैसे होता है ना कि किसी भी कंपनी में जाते हैं तो एक हायर पोस्ट होता है, एक लोअर पोस्ट होता है। तो अपर ग्रेड वाले जो पोस्ट होते हैं ना, वहां पे हर इंजीनियर की डिमांड उतनी ही है। लेकिन जो लोअर ग्रेड वाले पोस्ट होते हैं, वहां पे एक कंपनी में जो है एक लेबर काम कर रहा होता है। कोई मैकेनिकल इंजीनियर, कोई इंजीनियर काम नहीं कर रहा होता उन लोअर पोस्ट पे। तो इसलिए लोअर लोअर पोस्ट पे मैकेनिकल सिविल इंजीनियर की डिमांड नहीं होती है। लेकिन एक आईटी कंपनी में जो लोअर पोस्ट होती है, वहां पे भी एक इंजीनियर की ही डिमांड होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ही। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, अगर वहां भी इंजीनियर जा रहे हैं तो उन्हें सैलरी वही मिल रही होगी? नहीं। ये जो लेबर की जैसी सैलरी होती है ना, कुछ वैसी है, उससे जस्ट थोड़ी सी ज्यादा एक सैलरी तुम्हें वहां पे लोअर पोस्ट पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे मिल रही होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक लोकल कॉलेज से अगर करते हो तो छोटी छोटी जॉब्स मिलेंगी। तो छोटी छोटी जॉब्स है तो सीएसआईटी में तो छोटी छोटी जॉब्स पड़ी हुई है, लेकिन मैकेनिकल सिविल में नहीं है। और आईआईटी में हमेशा, आईआईटी एनआईटी में एक तगड़ी जॉब ही मिलती है। आईआईटी एनआईटी से भी अगर करते हो ना, तो सीएसआईटी वाला में खास ये है कि तुम्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे प्लेसमेंट मिलेगी। लेकिन वही मैकेनिकल और सिविल की बात करें, खास करके अगर मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की अगर हो और आईआईटी एनआईटी से हो, तो इंजीनियर की जॉब रेयरली मिलेगी। मतलब अगर कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं की है ना, तब जाकर के मैकेनिकल इंजीनियर वाली जॉब मिलेगी। लेकिन अगर ढंग से पढ़ाई कर ली है तुमने, थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी आ गई है, तो सीधा मैनेजर लेवल की पोस्ट मिलती है आईआईटीज एनआईटीज में। एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियर में तो फिर भी इलेक्ट्रिकल सिविल और सॉरी सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर भी आईआईटी एनआईटी करने के बाद एक इंजीनियर की ही जॉब लगेगी। लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आईआईटी और एनआईटी से अगर हो, और अगर ढंग से पढ़ाई नहीं भी की है ना, तो एक इंजीनियर की, अच्छी इंजीनियर की जॉब तो मिल ही जाएगी। अब ये नहीं कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन एक अच्छी इंजीनियर की जॉब तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर ढंग से पढ़ाई की है, कुछ क्लब्स में पार्टिसिपेट किए हो, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज आ गई है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो सीधा मैनेजर लेवल के पोस्ट पे जॉब लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल टॉप के मैनेजर लेवल पे चले जाओगे, नहीं, वो तो बिल्कुल यार कंपनी को हैंडल कर रहे हो। लेकिन बड़े बड़े कंपनीज में बहुत सारे लेवल पे मैनेजर्स होते हैं। जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड मैनेजर, इस तरह के मैनेजर्स होते हैं। तो मैनेजर इन द सेंस पहले जूनियर मैनेजर से स्टार्ट होगा, लेकिन वो मैनेजर, जूनियर मैनेजर की भी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। तो ये फर्क होता है सिविल और मैकेनिकल, एक लोकल कॉलेज से करोगे और एक अच्छे आईआईटी आईआईटी से करोगे तो। और अगर ढंग से नहीं भी पढ़ाई की है ना, तो भी अगर इंजीनियर की जॉब लग रही है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर मैनेजर में ही कन्वर्ट होता है, तो धीरे धीरे करके मैनेजर में पहुंच ही जाओगे। लेकिन वहीं अगर एक मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसी तुमने ब्रांच ले ली एक लोकल कॉलेज से, तो फिर जॉब की तो थोड़ी सी उम्मीद कम ही रखना। या फिर वही एक लेबर जैसी जॉब कर रहे होगे, या फिर वैसे ही कुछ छोटे मोटे काम कर रहे होगे। नहीं तो बिल्कुल एकदम एक्सेप्शनल लेवल के अगर तुम स्टूडेंट निकल गए उस लोकल कॉलेज में, तब जाके एक ढंग की प्लेसमेंट लग रही होगी तुम्हारी मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल में भी। सर, अगर सीएस लेना है तो प्रीरिक्विजिट क्या है, मतलब कंप्यूटर का क्या क्या आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से तुम्हें कॉलेज में सब कुछ पढ़ाया जाता है। हाँ, इतना आना चाहिए कि लैपटॉप खोल लेता हूँ, कीबोर्ड पे थोड़ा टाइप कर लेता हूँ, माउस चला लेता हूँ, लैपटॉप ऐसा दिखता है, कैसा होता है, बस इतना ही चाहिए। सीएस की भी अगर तुम्हें लेनी है ब्रांच, तो उसमें जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर से है ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। तो ऐसा कुछ प्री रिक्विजिट नहीं है
क्योंकि जो जेई में आईआईटी एनआईटी में जाने के लिए बच्चे तैयारी करते हैं टॉप लेवल के आईआईटी में, वो कंप्यूटर ध्यान ही नहीं देते, उनका ध्यान क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बहुत को कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत खोलना आता है, चलाना आता है। जो असली एक कंप्यूटर के बंदे को आना चाहिए वैसा कुछ नहीं आता है। तो वो सब बच्चे कहाँ से सीखेंगे, तो वो कॉलेज में उन्हें सिखाया जाता है। तो चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट और पूछो। और यार ये वोनियंग स्लव, तुम अपना नाम एक बार वापस से लिखो। अच्छा होगा यार अपना एक नाम चेंज कर लो। नाम चेंज कर लोगे तो मुझे बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। सिमरन। ठीक है यार सिमरन, तो अपना नाम चेंज कर लोगी तो थोड़ा ठीक रहेगा मेरे लिए भी, बार बार नाम लेते रहता हूँ ना सेशन के बीच में। तो अब चैट सेक्शन में भी लिखी हो तो मुझे याद नहीं रहेगा इतने लंबे चौड़े सेशन के दौरान। अब खास करके जब ज्यादा बच्चे आ जाएंगे। तो चलो खैर कोई नहीं, अभी तो याद रहेगा। तो चलो सिमरन अपना तुम भी डाउट लिखो। और उनका तुम्हारा तो ये वाला डाउट हो गया। थोड़ा ब्रांच वाइज कैसा लोकल कॉलेजेस से किस तरह से जॉब्स मिलते हैं, तो तुम्हारा प्राइवेट में किस तरह से जॉब्स मिलेगा, आईआईटी एनआईटी में किस तरह से जॉब्स मिलती हैं। और पैकेजेस बहुत जबरदस्त लगते हैं, मैकेनिकल की भी बता रहा हूँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, इसके पैकेजेस बहुत जबरदस्त लगते हैं तुम्हारे आईआईटी एनआईटी में। जो तुम्हारे हाईएस्ट पैकेज सीएस और आईटी में लोकल प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं ना, वो आईआईटी एनआईटी में मैकेनिकल के एवरेज पैकेजेस होते हैं। सोच लो, जहां हम सोचते हैं सी एस तो वहां जो हाईएस्ट पैकेज प्राइवेट में, वो यहाँ एवरेज पैकेज होता है आईआईटी एनआईटी में मैकेनिकल का। सर आईआईटी एनआईटी में जाने के बाद जो 4 साल इंजीनियरिंग होती है उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, मतलब जो ब्रांच लेते हैं बस वही पढ़ना होता है या बाकी भी। तो देखो आईआईटी एनआईटी या फिर किसी भी बीटेक डिग्री में जो फर्स्ट ईयर होता है ना तुम्हारा, वो कॉमन सब्जेक्ट सारे ब्रांच को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। अगर सीट्स खाली हुई बाकी ब्रांचेस में, तो जितनी सीट्स खाली है, सपोज करो 4 सीट्स खाली, तुम सपोज करो मैकेनिकल में हो, तुम्हें जाना है इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में सपोज करो 4 सीट्स खाली है, तो जितने भी बच्चे सीट चेंज के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें टॉप 4 बच्चे जिनका सीजीपीए यानी कि ग्रेड उस फर्स्ट ईयर में सबसे टॉप 4 में होगा, उन्हें ब्रांच चेंज करने का मौका मिलेगा। तो तुम, होता यह है कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज कर रहे हो ना, अभी किसी ब्रांच में हो, अगली बार किसी और ब्रांच में होगे, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के दौरान होता है। तो अगर सपोज करो सिर्फ तुम्हारा ब्रांच स्पेसिफिक पढ़ाया जाएगा, तुम अभी मैकेनिकल में हो और इलेक्ट्रिकल में जाना है, इलेक्ट्रिकल वालों को सिर्फ अगर इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट ईयर पढ़ा दिया गया, सेकेंड ईयर में जाओगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल का कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए फर्स्ट ईयर बाद ब्रांच चेंज होता है ना, इसलिए फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट सभी को पढ़ने होते हैं। इसमें मोस्टली तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, कुछ कंप्यूटर के कोडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। कंप्यूटर का वही बेसिक 11th 12th वाला जितना ही प्रोग्रामिंग होता है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर होता है, कुछ कुछ एनवायरमेंटल स्टडीज जैसे पॉल्यूशन, ये सब मतलब छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स होते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तुम्हारा होता ही होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें फर्स्ट ईयर में तो पढ़ना ही पड़ेगा। सर कॉलेज में जाने के बाद भी उतना ही पढ़ना होता है जितना आप पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर तुम क्लासेज अटेंड करने के बाद, अगर घर आने के बाद, यानी कि हॉस्टल या फिर अगर तुम रूम, ऐसे आईआईटी एनआईटी लोगे तो वहाँ हॉस्टल कंपलसरी होता है, तो हॉस्टल आने के बाद अगर दिन का 1 घंटा भी अगर रिवीजन कर लेते हो आज क्लास में जो पढ़ाया गया है, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्लास के टॉपर्स में आ जाओगे। लेकिन ये 1 घंटा पढ़ाई बच्चे कर नहीं पाते, इसके पीछे रीजन ये है कि नया नया हॉस्टल मिलता है, नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं। क्लास से हॉस्टल में आएंगे तो फ्रेंड से बातचीत करने का मन करता है, फ्रेंड से बातचीत करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, इतने में थक करके सो जाते हैं। रात रात भर अब सब साथ में ना हॉस्टल में, साथ में, तो बिल्कुल समझ लो गांव वाला माहौल हो गया। रात हुआ सब एक जगह इकट्ठे बैठ करके या तो गप मार रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, फिर कहीं घूमने चले गए, तो कॉलेज में कभी फेस्ट हो रहा है। तो मतलब कॉलेज इतना चिल लाइफ है ना, समझ लो एक मेले में आ गए हो तुम, जीने के लिए 4 साल मिल गया है तुम्हें। जो अभी जितना स्ट्रगल तुम देख रहे हो ना 11th 12th में, अगर वो स्ट्रगल इतना सा है ना, तो कॉलेज में जो मस्ती मिलेगा वो इतना ज्यादा होता है। तो वही इतना ज्यादा कॉलेज मस्ती को देख करके जो बच्चे खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जो कि 90% 95% बच्चे वैसे ही होते हैं जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते इतनी मस्ती को देख करके, वो दिन का 1 घंटा भी नहीं दे पाते। तो अगर तुम अपने अंदर से वो डेडिकेशन ला करके वो दिन का 1 घंटा दे लेते हो, वो दिन का 1 घंटा कभी भी हो सकता है, रात के 10 से 11 बजे भी हो सकते हैं, जब थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लिए कॉलेज से आने के बाद, तब वो 1 घंटा भी दे लोगे ना, तुम्हारा पूरा सेमेस्टर बढ़िया से निकलेगा।
और फिर वही एग्जाम से एक सप्ताह पहले थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ लेना। डेडिकेशन के साथ पढ़ लेना मतलब उतना जेई लेवल पे भी नहीं पढ़ना होता है, बस पढ़ लेना अच्छे से। एक बार सिलेबस ढंग से देख लेना, इतना बढ़िया से एग्जाम जाएगा बस, और कुछ दिक्कत ही नहीं है कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आईआईटीज एंड आईटीज में तो यही होता है भैया। थोड़े बहुत असाइनमेंट्स मिलेंगे पर वीक। सर डज सीजीपीए मैटर्स इन जॉब? देखो, कंपनी टू कंपनी मैटर करता है ये। जो सीजीपीए होता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जितना ज्यादा सीजीपीए लेकर के आओगे तुम उतना ज्यादा बच्चों से आगे होगे प्लेसमेंट लेने में, इसका मतलब ये नहीं है। सीजीपीए का काम बस इतना है कि कंपनीज एक बैरियर लगाती है, जिन बच्चों का इतना सीजीपीए से ऊपर है वही मेरे प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। तो जो मैक्सिमम सीजीपीए होता है, जो अक्सर कंपनीज पूछती हैं, वो 7.5 सीजीपीए होता है आउट ऑफ 10। तो 7.5 सीजीपीए यानी कि 75% मार्क्स अगर तुम्हारा रहता है कॉलेजेस में। और ये 7.5 सीजीपीए जो होता है ना, सीजीपीए का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कंपनी जब आ रहा है जस्ट उससे पहले वाला सेमेस्टर, ये नहीं होता है। सीजीपीए का मतलब है कि हर सेमेस्टर में तुम्हें एक एसजीपीए मिलता है, यानी कि सेमेस्टर जीपीए। तो सारे सेमेस्टर का एक एवरेज निकलता है, हर सेमेस्टर में मिलेगा तुम्हें। हर सेमेस्टर के एंड में एक सेमेस्टर जीपीए मिलेगा, और अभी तक जितने भी सेमेस्टर्स के हो चुके हैं उसका एक एवरेज करके सीजीपीए मिलेगा। तो उस समय तक जो तुम्हारा सीजीपीए रहेगा वो अगर 7.5 से ऊपर है ना, तो 95 से ज्यादा परसेंट कंपनीज तुम्हें प्लेसमेंट्स के लिए अलाउ करती है। और कितने भी अगर तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, आईआईटीज एनआईटीज में अगर जाने की कैपेबिलिटी है, और अगर सिर्फ एग्जाम से 5 दिन पहले भी पढ़ लियो और कुछ नहीं भी पढ़े हो, तो भी ये 7.5 से ऊपर आ जाता है। 7 से ऊपर तो आराम से आ जाता है। ठीक है, तो अगर तुम पढ़ते हो डेडिकेशन के साथ कम से कम 1 घंटे भी, तो 9 या 9.23 से ऊपर तो आ जाएगा आराम से। सर इंटर्नशिप मतलब, देखो इंटर्नशिप का मतलब ये होता है ना, हाँ इंटर्नशिप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। और यार सिमरन, अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है सारे टॉपिक्स तो सुन सकती हो, ठीक है, लेकिन तुम भी अपना डाउट लिख दो। मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई आए और बस ऐसे ही बिना डाउट्स उसके सॉल्व किए हुए चला जाए। तो तुम भी अपने डाउट लिख दो, मुझे अच्छा लगेगा, किसी और भी ज्यादा बच्चों के डाउट सॉल्व करूंगा। तो इंटर्नशिप मतलब सिंपल सा ये होता है कि देखो, फर्स्ट ईयर समझ लो कि तुम अभी नए नए कॉलेज को एंजॉय करने आए हो। सेकेंड ईयर में कॉलेज कैसा होता है कैसा नहीं होता सब चीज तुम देख चुके हो। अब सेकेंड ईयर में खुद के ऊपर कुछ काम करना चालू करो, क्योंकि सेकेंड ईयर ही सबसे ज्यादा फ्री टाइम मिलेगा। फर्स्ट ईयर तो नया नया कॉलेज का माहौल है, उसमें सेटअप एस्टेब्लिश होने में ही तुम्हें टाइम लग जाएगा। थर्ड ईयर में आती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है, जो समर वैकेशन जो तुम्हारा चलता है, खास करके समर वैकेशन वाला टाइम, सीएसआईटी वाले जॉब्स को छोड़ करके बाकी जो मैकेनिकल सिविल होगी उनके लिए समर वैकेशन वाला होता है। बाकी तो सीएस वालों के लिए तुम कभी भी इंटर्नशिप कर सकते हो। तो इंटर्नशिप में होता यह है कि तुम किसी भी कंपनी में जाते हो, अप्लाई करते हो, एक शॉर्ट ऑफ इंटरव्यू होगा, कुछ रिटर्न एग्जाम जैसा हो सकता है, जब इंटर्न उनका इंटर्नशिप क्रैक कर लेते हो, मतलब वही जैसा प्लेसमेंट का एक प्रोसीजर होता है ना, उसी तरह के प्रोसीजर से गुजरना होगा और तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाएगा। लेकिन उतना प्लेसमेंट जितना हेक्टिक नहीं होता है, कुछ इजी इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, इजी इजी लेवल के बस। हाँ यार, तुमने थोड़ा बहुत कुछ किया है, पढ़े हो कि नहीं। इंटर्नशिप उतना टफ नहीं होता है। जब इंटर्नशिप निकाल लिए, मतलब कि अब कंपनी में जाकर के काम करना है, जहां कंपनी में जाकर के काम करना है ना, वो तुम्हारा समर वेकेशन के टाइम पे होता है। बाकी जो ऑनलाइन वर्क है वो तुम कभी भी कर सकते हो, उस तरह का इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में तुम्हें वहां जाकर के काम करना, लिटरली काम नहीं करना है, वहां जाकर के देखना है काम कैसे होता है कैसे नहीं होता है। वहां के लोग अगर तुम्हें कुछ बोलेंगे कि ये थोड़ा काम कर दो वो थोड़ा काम कर दो, तो उतना बेसिक लेवल ऑफ तुम्हें थोड़ा काम करना है। हालांकि ज्यादातर वहां जाकर के देखना ही होता है कि कंपनी में काम किस तरह से होता है। जो अभी तक थ्योरी देख रहे थे उसे प्रैक्टिकली जाकर के देखना है। तो इससे होगा ये कि एट द एंड तुम्हें एक चीज कंपल्सरीली मिलेगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे बोलते हैं ना कि मैं जॉब कर रहा था, मुझे 2-3 महीने की एक्सपीरियंस है, तो इंटर्नशिप का तो सर्टिफिकेट आ ही जाता है, साथ में साथ वो एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट आ जाता है कि इस बच्चे ने 2 महीने मेरे यहाँ काम किया है। तो अब एक रूल आ गया है कि अगर तुम एक भी इंटर्नशिप जब तक नहीं करते हो तब तक तुम्हें डिग्री नहीं दी जाएगी। तो कम से कम एक इंटर्नशिप करना कंपलसरी हो गया है। ठीक है, अब कुछ इंटर्नशिप पेड होती है, कुछ इंटर्नशिप नॉन पेड होती है। मतलब इंटर्नशिप करने के कहीं पैसे मिलेंगे, कहीं पैसे नहीं भी मिलेंगे। तो कहीं भी पैसे नहीं भी मिलेंगे वहां से पीछे नहीं हट सकते। हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी हो, जैसे कि गूगल। हालांकि गूगल ऐसा करेगी नहीं, वो तुम्हें पे करेगी, लेकिन सपोज करो बहुत बड़ा कंपनी है, उसका नाम वर्ल्ड वाइड है। अब वो अगर नॉन पेड पैसे नहीं भी दे रही है ना, तो वहां अगर इंटर्नशिप मिल रहा है, इंटर्नशिप क्रैक हो गया, तो जाकर के कर लो बस उसे।
तुम्हारे सीवी में, रेज्यूमे में वो ऐड हो जाएगा, तुम इस कंपनी में इतने महीने काम कर चुके हो। यहाँ साल भर काम नहीं करना होता है, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने इतने ही काम करना होता है। और जितना ज्यादा इंटर्नशिप करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे ये सीवी को और ज्यादा चमका रहा होगा। तो हालांकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो कंपनी में जाकर, फैक्ट्री में जाकर के इंडस्ट्री वाला काम होता है, वो तो तुम एक ही इंटर्नशिप कर पाओगे, क्योंकि 1.5 से 2 महीने ही छुट्टी मिलती है समर वैकेशन, तो उसमें 1.5 से 2 महीने वाला एक ही इंटर्नशिप कर पाओगे। लेकिन जो ऑनलाइन है वो तो क्लासेस के दौरान भी कर सकते हो। तो वो जितने ज्यादा चाहो उतने ज्यादा इंटर्नशिप कर सकते हो। आईआईटीज में तो लोग फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप चालू कर देते हैं। हालांकि ऑफिशियली लेकिन वो कंपनी उस समय इंटर्नशिप के लिए नहीं आती है। उस समय बच्चे खुद अप्लाई कर रहे होते हैं, मुझे इस कंपनी में अप्लाई करना, उस कंपनी में अप्लाई करना, बच्चे खुद से ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन ऑफिशियली जो इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती है कॉलेजेस में, वो समर वेकेशन, मतलब थर्ड ईयर में आएंगी, तुम्हें इंटर्नशिप दे देंगी, और जब समर वेकेशन होगा तब तुम्हें इंटर्नशिप करना है। यस सर, माय टर्मिनल्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ। सर हाउ टू कंप्लीट विथ, अच्छा टर्मिनल्स आर गोइंग राइट नाउ, how to complete with the syllabus, like in coaching till EMI it's done, but in terminals we have till ray optics, how to cope up with school syllabus। अच्छा EMI is done और रे ऑप्टिक्स, एक मिनट, कोचिंग में EMI तक हो गया है और स्कूल में रे ऑप्टिक्स तक ही हुआ है, मतलब स्कूल थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ये स्कूल वाला सिलेबस थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कोचिंग का भी ऊपर नीचे होता है। तो अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो एक बार हाँ या ना में बता देना। स्कूल वाला सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है और कोचिंग वाला काफी आगे चल रहा है, यही है। स्कूल में ज्यादा है। अच्छा रे ऑप्टिक्स 12th में शिफ्ट हो गया क्या? 12th में तो वेव ऑप्टिक्स था। खैर कोई नहीं, स्कूल में ज्यादा पढ़ाई हो चुका है और कोचिंग वाला पीछे चल रहा है, तो स्कूल के हिसाब से प्रिपेयर करो। कहने का मतलब ये है कि स्कूल, EMI, AC, EM वेव्स, रे ऑप्टिक्स, अच्छा मतलब तुम अपना ऑर्डर बता रही हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर AC करंट, ऑल्टरनेटिव करंट, फिर EM वेव्स, अच्छा उसके बाद रे ऑप्टिक्स है। तो स्कूल में टर्मिनल, अच्छा टर्मिनल्स में रे ऑप्टिक्स तक आ रहे हैं। तो अभी टर्मिनल्स चल रहे हैं क्या, मतलब एग्जाम चल ही रहा है? तो अगर एग्जाम चल रहा है तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से बच्चे मैनेज कर ही लेते हैं। और तुमने रे ऑप्टिक्स तक कहीं ना कहीं से कर ही लिया होगा, हाँ या ना? नहीं, ठीक से नहीं हुआ है, खैर कोई बात नहीं, स्कूल लेवल पे है ना। तो कुछ मैं तुम्हें चैनल्स बता देता हूँ जहां वन शॉट ठीक से नहीं है ना, मतलब कि ऊपर ऊपर आइडिया है, तो आराम से हो जाएगा। अभी मैं जो बताऊंगा उससे कम से कम बोर्ड्स लेवल के लिए तो आराम से हो जाएगा। और कोचिंग के साथ अगर कोप अप होकर के चल रहा है तो फिर बहुत बढ़िया है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ यूट्यूब चैनल्स। एक सचिन सर फिजिक्स, पहले इनका चैनल का नाम हुआ करता था, मुझे चेक कर लेने दो अभी भी यही चैनल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसी नाम से। इनके मतलब, मैंने तो रे ऑप्टिक्स यहीं से किया था बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के लिए 40-50 मिनट के 2-3 पार्ट्स में वीडियोज होंगे, आराम से हो जाएगा। अभी भी इनका चैनल है, सचिन सर फिजिक्स रे ऑप्टिक्स वन शॉट। अच्छा इन्होंने नया एक वीडियो अपलोड कर दिया है, मैंने तो 2 साल पहले पढ़ा था। अभी इनका एक नया वीडियो आया है 1 साल पहले। उन्होंने एक ही पार्ट में 2 घंटे 10 मिनट के वीडियो में ढंग से कराया हुआ है रे ऑप्टिक्स। देख सकती हो अगर स्क्रीन पे दिखे, तो अभी जो ऊपर एक वीडियो चल रहा होगा, कुछ ऐसा सा है, दिख पा रहा है? चलो बढ़िया। तो यही सचिन सर फिजिक्स सर्च करना, रे ऑप्टिक्स वन शॉट। और इन्होंने वेदांतु के चैनल पर भी पढ़ा रखा है, मतलब बहुत जगह पढ़ा रखा है। मतलब इनका बोर्ड्स लेवल का वन शॉट तो मुझे ढंग से समझ में आ जाता था, काफी मतलब डिटेल्ड वे में पढ़ाते थे, पूरा डायग्राम के साथ। डायग्राम बनाना किस तरह से, ये नहीं कि डायग्राम बस दिखा दिया, उतने देर के अंदर ही डायग्राम खुद से बनाकर दिखाते थे, ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाए कि पहले मैं ये लाइन बना रहा हूँ, फिर ये लाइन बना रहा हूँ, ये लेंस ऐसे हो रहा होगा, ये लेंस ऐसे हो रहा होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट ऐसे होगा, रिफ्रैक्ट ऐसे होगा, सब कुछ बता रहे होते थे। इवन टेलीस्कोप तक इन्होंने बताया है। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जितना कुछ है ना, सब कुछ इन्होंने अच्छे से ड्रॉ कर करके अच्छे से बताया है। सर डज 12th बोर्ड मैटर इन जेई एंड आफ्टर जेई? देखो, अगर एक अच्छा कॉलेज तुम्हें मिल जाता है, पहले तो जेई में जाने के लिए बस वही 75% क्राइटेरिया है। 75% अगर ला लेते हो तो जेई वाला तो काम हो गया। ठीक है, वो भी बताता हूँ उनका कब पढ़ना है। जेई वाला तो तुम्हारा काम हो जाएगा अगर तुम
बस इतना, मतलब 75% अगर लेकर के आते हो तो जेई तो हो गया। अब उसके बाद वो अगर अच्छे कॉलेज में चले जाते हो, जेई के बाद अगर एक अच्छा कॉलेज मिलता है, तभी तुम्हारा ट्वेल्थ बोर्ड पीछे हट जाएगा। नहीं तो अगर एक आईआईटी एनआईटी में नहीं जा पाए, तो तुम्हारा ट्वेल्थ बोर्ड वाला मार्क्स जिंदगी भर तुम्हारे पास रहेगा। कहते हैं ना कि एक सीढ़ी है, ठीक है, अभी तक तुम यहां पर खड़े थे, तो इस सीढ़ी को याद रखा जाएगा। इससे ऊपर वाली सीढ़ी पर चले गए, ये तो समझो तुम्हारा क्लास ट्वेल्थ बोर्ड है, ये तुम्हारा आईआईटी एनआईटी, अगर यहां तक चले गए तो लोग अब तुम्हारी इस ऊंचाई को पहचानेंगे, इसको भूल जाएंगे। लेकिन सपोज करो इससे नीचे गिर कर किसी प्राइवेट कॉलेज में चले गए ना, तो तुम अब सबको चिल्ला चिल्ला करके ये नहीं बता रहे होगे, इससे बड़ी अचीवमेंट तुम्हारे पास यहाँ थी, अगर बोर्ड में एक अच्छा रिजल्ट आ चुका था तो अगर आईआईटी एनआईटी मिल जाता है तो ही तुम्हारे बोर्ड्स वाला वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। सिर्फ कब काम आएगा फिर ये, तो कहीं फ्रेंड्स को कहीं रिलेटिव्स को बस बता रहे होंगे भैया मेरा 90% 95% आया था। और अगर तुम जेई की अगर ढंग से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बोर्ड में ढंग का नंबर आ ही जाएगा। समझ रहे हो? मैंने अपने ट्वेल्थ में ज्यादा कुछ खास जेई के लिए पढ़ा नहीं था, हाँ थोड़ा बहुत जेई के लिए पढ़ा था। उसमें भी मैं बता देता हूँ, मैं शर्माऊंगा नहीं, मैं बता देता हूँ। जो मैंने ड्रॉप लिया था ट्वेल्थ में, मेरा आया था ना परसेंटाइल, वो 91 परसेंटाइल था, ज्यादा नहीं था। तो ये ज्यादा नहीं था, 91 परसेंटाइल था। तो इसके लिए भी कुछ तो पढ़ना होता है जेई मेंस लेवल पे, तो वो जो कुछ मैंने पढ़ा था जेई मेंस लेवल पे, इसके बदौलत ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 95 95 95 मार्क्स आए थे। किसी में 95, किसी में 94, इस तरह के मार्क्स आए थे। सोचो सिर्फ 91 परसेंटाइल के लेवल पे जब मैंने जेई मेंस में पढ़ा, तो ये नंबर आ गया। अगर मैंने उस समय ही अगर बिल्कुल ढंग से पढ़ा होता ना जेई मेंस लेवल पे, जो मुझे ड्रॉप ईयर में मिला, कम से कम उतना ही अगर मैंने पढ़ लिया होता अपने ट्वेल्थ में, तो समझ लो 100 टच करने से कहीं भी मैं पीछे नहीं था। तो वही, अगर तुम एक सीरियस जेई एस्पिरेंट हो, तुम्हें बोर्ड्स की तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोचिंग वाला तुम्हारा बोर्ड्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वहां निपटा देगा। अब जहां तक बात रही इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम्हारा कंप्यूटर साइंस हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है। अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कॉमन यही है, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन। तो ये सारी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है ना, ये ज्यादा टफ नहीं होती है। अगर तुम स्कूल में बैठ करके भी सिर्फ इसका ऊपर ऊपर से भी, मतलब जितना सर पढ़ा रहे, मैम पढ़ा रही है, उतना अगर ध्यान से सुनते हो और एग्जाम से 2 दिन पहले अगर पढ़ लेते हो, तो तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट बोर्ड्स के लेवल पर चमक करके पार होगा। और इंग्लिश तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब तक तो तुम्हें पता लग ही गया होगा। एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। इससे ज्यादा इसे टाइम लेना मतलब टाइम वेस्ट है। अगर जब तक तुम्हें इंग्लिश में पीएचडी ना करनी हो, या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना आता हो, फिलहाल तो अभी जेई की तैयारी करनी है, तो इस इंटरेस्ट को थोड़ा सा दबा ही दो। क्योंकि तुम्हें खुद अपना टारगेट सेट करना है कि तुम्हें ट्वेल्थ बोर्ड वाला लेवल चाहिए या आईआईटी एनआईटी चाहिए। सर आप हॉस्टल में रहते हो, और थोड़ा कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए एनआईटी में। ठीक है, हाँ मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ, आईआईटी एनआईटी में हॉस्टल कंपलसरी है। हालांकि मेरा घर ज्यादा दूर है नहीं, 7-8 किलोमीटर ही है मेरे घर से कॉलेज, लेकिन फिर भी हॉस्टल कंपलसरी है। तो हॉस्टल कंपलसरी है, तो इसलिए हॉस्टल में ही रहता हूँ। और कॉलेज लाइफ क्या, कॉलेज लाइफ बिल्कुल चिल होता है। जैसा अभी मैंने जैसा ओनकर को बताया भी, कि अगर जितना भी स्ट्रेस इतना लग रहा है ना तुम्हें, तो अगर अभी आईआईटी एनआईटी के समय, प्रिपरेशन के समय इतना अगर स्ट्रेस है, तो इतना ज्यादा मौज मस्ती मिल रही होगी कॉलेज लाइफ के दौरान। कॉलेज से हॉस्टल आ रहे होंगे, हॉस्टल के फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे होंगे, कभी कोई फेस्ट आ गया, मतलब फेस्ट आते जाते ही रहेंगे। अभी हालांकि कोरोना पीरियड ओवर हुआ है जस्ट, तो अभी वापस से जैसे कॉलेजेस जो है अपनी एक स्थिति पे आने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद थोड़े से फेस्ट होना चालू होंगे। क्योंकि ऐसे तो यूजुअली बहुत ज्यादा फेस्ट होते हैं, लेकिन वही अभी कोरोना पीरियड से रिकवर हो रहे हैं, तो अभी थोड़े फेस्ट कम चल रहे हैं। लेकिन जब तक तुम आओगे, तब तक बिल्कुल रिकवर हो चुका होगा। जैसे ही आओगे तुम्हें फ्रेशर्स पार्टी मिलेगी, सीनियर से पार्टी मिलेगी, ब्रांचेस खुद के अपने पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि तुम्हारा खुद का ब्रांच, खुद का स्पेसिफिक ब्रांच अपने लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। फिर हर ब्रांच स्पेसिफिक 2-3 फेस्ट होते ही होते हैं पर ईयर। मतलब अगर 10 ब्रांच भी है ना, तो समझ लो साल के 20-30 फेस्ट तो तुम्हारा ब्रांच स्पेसिफिक फेस्ट ही हो गया। फिर कुछ मेगा फेस्ट होते हैं कॉलेजेस के, कम से कम मिनिमम 4 या 5 तो मेगा फेस्ट होते ही होते हैं। कुछ स्पोर्ट्स का हो गया, कुछ टेक्निकल हो गया, कुछ
जैसे मतलब नाच गाना बजाना, इस तरह के फेस्ट भी होते हैं। तो इस तरह के काफी कुछ मेगा फेस्ट भी होते हैं, मतलब समझ लो एक साल में 30-40, मतलब समझ लो कि महीने में एक दो पार्टीज तो तुम्हें मिल ही रही होंगी। हाँ, थोड़े से वो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा पार्टीज कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद पूरा चिल लाइफ है, पार्टीज है। खुद से अगर ट्रिप प्लान करना हो दोस्तों के साथ तो वो कर सकते हो। रात में नाइट आउट करने का मन है वो कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है, तुम्हें रात में 9 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर अलाउ नहीं किया जाएगा, और अगर बाहर रहते हो तो हॉस्टल के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर रात भर बाहर रहो, सुबह फाइन दो, जो करना है वो अकॉर्डिंग टू कॉलेज नियम होगा। लेकिन आईआईटीज एनआईटीज में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जितना तुम्हें जो चिल करना है सब करो। एक कैंपस बढ़िया सा मिल रहा होगा, सुंदर सा तुम्हें, मतलब एकदम मतलब बढ़िया से बढ़िया चीजें मिल रही होंगी। तो ये है कॉलेज लाइफ के बारे में। तो और स्टडी प्रेशर कम से कम, जितना कम तुम सोच सकते हो ना उतना रहेगा। अनटिल एंड अनलेस थोड़ा बहुत तो तुम पढ़ ही रहे हो, डेली थोड़ा बहुत 1 घंटा 1.5 घंटा उतना तो दे ही देना। तो फिर एकेडमिक्स की इतनी सीवी प्रेशर तुम्हारे पास नहीं बच जाएगी, अगर डेली 1 से 1.5 घंटे भी दे रहे हो ना, तो इतनी सीवी प्रेशर तुम्हारे पास एग्जाम के टाइम पे नहीं रहेगी। बस वही एक और ऊपर ऊपर से पेजेस देख रहे होंगे, ये नोट्स था, अच्छा ऐसा ऐसा था, मतलब आधे से 1 घंटे में पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा उस समय, अगर डेली के 1 से 1.5 घंटे दे रहे हो तो उनका ये था कॉलेज लाइफ के बारे में। और बताओ सिमरन, उनका और अपने डाउट्स बताओ। सर कोई भी चैप्टर परफेक्ट नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं मिला। तो कॉन्फिडेंस तब तक नहीं मिलेगा जेई लेवल पे जब तक तुम उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो। शुरू में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा, और नहीं होगा तो लगेगा कि यार मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन ये सब तुम्हारे ऊपर है, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे धीरे धीरे परफेक्ट होते रहोगे। तुम खुद बताओ, अगर कोई एक पर्टिकुलर सामान है, एक पर्टिकुलर कोई घर है या कुछ भी है, अगर उस पर तुम रेगुलरली अगर एफर्ट कर रहे हो उसे सुंदर से सजाने की, अगर सब चीज उसमें मेहनत कर रहे हो, तो क्या आज से 5 साल बाद भी वो वैसा ही दिखेगा? क्या उसमें कुछ रेनोवेशन होकर के वो चमका हुआ नहीं दिखेगा? भले ही वो धीरे धीरे होगा, लेकिन आज से कुछ समय बाद क्या वो ऐसा का वैसा ही रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो वैसे ही है, अगर एक अभी चैप्टर पे मेहनत कर रहे हो, भले ही ये मेरा थोड़ा सा वीक है, भले ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उसमें धीरे धीरे मेहनत करूंगा, तो धीरे धीरे वाला लाइन काफी स्लो दिख रहा होगा, लेकिन एक ड्यूरिंग द लॉन्ग इंटरवल देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया है। तो एक समय के साथ एक काफी बेहतर हो जाएगा तुम्हारा। तो जेई वही डिमांड करता है ज्यादा से ज्यादा बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि जर्नी इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि अगर वो शॉर्टकट होती तो इतने सारे यूट्यूबर्स बैठे हैं, कहीं ना कहीं से अगर वो शॉर्टकट मिल जाती, अब कोई भी यूट्यूब पे अगर कुछ वैल्यूएबल वैल्यूएबल और अगर सच बता दे, तो वीडियो उस वीडियो को वायरल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर वो वैसी वीडियो वायरल हो गई होती अभी तक, तो सारे जेई एस्पिरेंट्स को पता होती, वो शॉर्टकट सबको पता होती, और फिर उसके बाद होता क्या, सभी लोग टॉप कर रहे होते। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसमें नंबर आ रहा होगा, और उतना ज्यादा धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस धीरे धीरे उतना अच्छे से जल्दी जल्दी बनना चालू होगा, तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस आएगा। सर 2-3 चैप्टर्स हो गए हैं बट परफेक्ट नहीं, तो उसे भी करना, और जो करेंट चैप्टर शुरू है उसमें भी परफेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो पहले क्या करो, 2-3 चैप्टर ही हुए ना, उन्हें थोड़ा सा साइड रखो। जो अभी चल रहे हैं उन पे पूरे परफेक्शन की ध्यान दो, कि अभी जो चल रहा है ना उसे मैं इन 2-3 चैप्टर वाले जो कैटेगरी में मैं नहीं जाने दूंगा। जो 2-3 चैप्टर जो है एक अलग कैटेगरी में, वीक कैटेगरी में चले गए हैं, उस कैटेगरी में अभी वाले चैप्टर्स को तो मैं नहीं जाने दूंगा। क्योंकि कभी कभार हुआ क्या, इस चीज को भी बैलेंस करने के चक्कर में, क्योंकि अगर करंट सिलेबस को छोड़ते हो, करंट सिलेबस 20-30 चैप्टर, भी आने वाले टाइम में 20-30 चैप्टर है, और जो पीछे छूट गया वो 2-3 चैप्टर है। तो अगर 2-3 चैप्टर को सुधारने चले तो 20-30 चैप्टर पीछे रह जाएगा। 20-30 चैप्टर पे ध्यान दिए तो सिर्फ 2 ही 3 है ना, उसके बारे में आ रहे होंगे भी उस पर। तो अभी से मेहनत करना चालू करो, क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, दम तोड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। बताता हूँ सिमरन, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अभी करंट सिलेबस पे उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कम से कम अब जो चल रहा है और आगे जो आने वाला है, वो मेरा वीक नहीं होना चाहिए। अब इस समय के दौरान कभी कभार छुट्टियां आती हैं, कभी कभार सिलेबस थोड़ा इजी इजी चलने लगता है, तो उस समय जब तुम्हें थोड़ी टाइम मिल रही होगी, तब इन पीछे छूटे हुए चैप्टर्स को कवर कर लेना। ठीक है, ये नहीं कि अभी मैं इसको भी करने के चक्कर में ना कुछ नहीं होगा। एक समय दो नाव पे पैर नहीं रख सकते। अभी जो चल रहा है
उसे पूरे अच्छे से पकड़ पर उस पर पकड़ बनाओ अभी, ज्यादा कुछ पीछे भी नहीं छूटा है। ठीक है, जो जब थोड़ा इजी सिलेबस चलेगा, जब थोड़ी छुट्टियां चलेगी, तब जाकर के इन्हें कर लेना। जो चैप्टर्स हम अब कर रहे हैं उसे 2 साल बाद जब देखेंगे, क्या वो रहेगा दिमाग में? अरे यार, पूरा नहीं रहेगा, पूरा छोड़ भी नहीं देना है ना। कम से कम वीक में एक बार, जो अभी पूरे वीक में पढ़े हो वो एक बार रिवाइज करना, और मंथ के एंड में जो अभी तक पूरा पढ़ाई हो चुका है ना, उसे रिवाइज करना। अब हर वीक तुम रिवाइज कर रहे हो ना, तो मंथ के एंड में पूरा सिलेबस रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जो चैप्टर्स जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, कम से कम उसे थ्योरी तो रिवाइज कर ही सकते हो, क्योंकि थ्योरी थ्योरी उतना टफ नहीं होता, टफ होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, कम से कम थ्योरी एक झलक देख करके उसे दिमाग में वापस से एक टिकाए तो रह सकते हो। तो पूरा 2 साल एंड का इंतजार नहीं करना है, बीच में मिलेंगे समय। अगर तुम डेडिकेटली पढ़ाई करोगे ना, तो बीच बीच में मिलेंगे समय, महीने में, 1.5 महीने, 2 महीने बाद, कभी कभी बीच बीच में ऐसे समय आते हैं जब थोड़ा सिलेबस इजी चलता है। कुछ चैप्टर्स लगेंगे इजी चल रहा है, और कुछ चैप्टर सही में इजी आ जाते हैं, तो उस समय इन चैप्टर्स को कर सकते हो। इतना 2 साल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं होता है, और रिवीजन करते रहना। वीक में एक बार जो इस वीक में पढ़े हो, उसे पर वीक एक दिन, किसी भी दिन पूरे वीक में जो पढ़े हो उसे रिवाइज कर लेना। और पूरे महीने में जो पढ़े हो, सॉरी अभी तक जितना भी पढ़ाई हो रखा है, वो महीने में वैसा एक बार रिवीजन कर लेना। शॉर्ट नोट्स अपने बनाते रहना, अगर अभी टाइम है तो खुद के नोट्स बनाते रहना, और अगर टाइम नहीं है तो मेरे वेबसाइट से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट डाउनलोड कर सकते हो। वो भी बहुत बढ़िया, मैंने वहीं से तैयारी की थी फॉर नोट्स। सर हाउ डू यू कमेंट ऑन फिटजी एड्स? पहले तो ये मुझे फिटजी पता है, लेकिन ये एड्स क्या है? इनका कोई बैच चल रहा है क्या? AITS, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जितना मुझे लग रहा है वही है फिटजी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो फिटजी के जितने मुझे पता है, ऑल इंडिया टेस्ट, ऑल इंडिया एडवांस टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो भी एडवांस हो मेंस हो, लेकिन जितना मुझे पता है, जो एक्चुअल लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ना, उनसे काफी हाई टफ लेवल के इनके क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सही में लिटरली ढंग से पढ़ाते भी हैं। ये सबको पता है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, सही में वो फिटजी जो है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन अब बच्चे सोचते हैं कि मैं जो अभी कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, वो भी तो रैंक निकाल ही रहा है। हाँ, हालांकि फिटजी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका फीस भी तो है। लेकिन अभी जो मैं कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, वो भी निकाल ही रहा है, तो उतना फीस देने के बजाय जो कोचिंग मेरे घर से पास है, जो थोड़ा फीस कम ले रहा है, वहीं से पढ़ लेता हूँ। अब इसके बाद होता क्या है, फिटजी का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पकड़ना। ये जो पढ़ाते भी टफर लेवल पे है, और क्वेश्चन भी टफर लेवल पे देंगे। तो जब ये क्वेश्चन टफर लेवल पे देंगे ना, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता, बच्चे को लग रहा है कि एडवांस लेवल पे है। हालांकि एडवांस से काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो जब ये क्वेश्चंस देंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, तो सारे बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, तो फिटजी वाले बच्चे तो इसे सॉल्व कर लेंगे। अब कोई फिटजी में फ्रेंड है तो उससे पूछोगी, तो वो बताएंगे कि फिटजी वाले बच्चे ने सॉल्व कर लिया क्योंकि उससे फिटजी के टीचर्स ने पढ़ाया है। लेकिन वही दूसरा बच्चा जो नॉर्मल कोचिंग से पढ़ रहा था, नॉर्मल एडवांस लेवल पे, उससे क्वेश्चंस नहीं बने, क्योंकि क्वेश्चन एडवांस से ज्यादा टफर लेवल पे है, लेकिन बच्चे को तो लग रहा है कि एडवांस लेवल पर है। तो बच्चे को लगने लगेगा कि मेरा अभी वाला जो कोचिंग है ना, वो उतना अच्छे से मुझे नहीं पढ़ा रहा है, मुझे फिटजी ज्वाइन करना चाहिए। तो ये कोचिंग ज्वाइन करवाने के लिए काफी टफर लेवल के क्वेश्चंस डालते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टफर लेवल के क्वेश्चन डालते हैं, पढ़ाते भी उसी लेवल पे हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्जीवाड़ी चल रहा है यहाँ, कुछ फर्जी नहीं है। लेकिन हाँ, इनके जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो काफी टफ लेवल के होते हैं, मैं मानता हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने एक्सपीरियंस किया है, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। वेलकम प्रियांशु, चलो तुम भी अपने डाउट्स पूछना चालू करो फटाफट। ऑलरेडी ओंकार सिमरन ने काफी सारे डाउट्स पूछ लिए हैं। सर ड्रॉप लेने के बाद आप कितने घंटे पढ़ने लगे, और ड्रॉप लेना आपने क्यों सोचा? सबसे पहले मैं ये बता दूं यार, मेरा भी वो जो 12th वाला जब फेस चल रहा था ना, उस समय मुझे लग रहा था कि होगा ही नहीं। ना मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, ना मैंने पढ़ाई की थी, कुछ हुआ ही नहीं था। तो कहाँ से मेरा मतलब जेई निकलेगा? और सही में फर्स्ट अटेम्प्ट में 91% आ गया। मैं हवा में उड़ने लगा, वो 91% अभी मेरा बोर्ड्स लेवल प्रिपरेशन था, इसलिए 91% आ गया। अब एक लंबा चौड़ा उसके बाद वही कोविड वाला फर्स्ट फर्स्ट टाइम कोविड उसी समय आया था, तो एक लंबा चौड़ा फेज चला, जेई पोस्टपोन हुआ। हालांकि फिर सितंबर में हुआ, तब तक पूरा सिलेबस भूल चुका हूँ। तब आया 81%। बिल्कुल उम्मीद छोड़ दिया। तैयारी था मेरा जाकर किसी एक प्राइवेट, मतलब पूरा तैयारी था किसी एक प्राइवेट कॉलेज में ले लूं। लेकिन उसके बाद पता चला कि वो भी प्राइवेट कॉलेज में भी ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है, उसी घर पे बैठ करके ही पढ़ना है। तो जब ऑनलाइन ही पढ़ना है, उससे अच्छा मैं ऑनलाइन कोचिंग की तैयारी कर लेता हूँ IIT NIT के लिए।
तो ये मैंने सोचा कि मतलब ऑनलाइन ही पढ़ना है। ऐसे तो ड्रॉप का मेरा कोई ऐसे खास प्लान था नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसा मेरा प्रिपरेशन, मेरा ड्रॉप लेने के बाद भी कुछ नहीं होगा, और अंदर से पढ़ने की सीरियसनेस जाग भी नहीं रही थी। ठीक है, वो होता है, इस टाइप का फेज आता है। तो वही अंदर से मतलब मैं कुछ भी बताने में शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने जो लेसन सीखा है ना, वो लेसन मैं बताने के लिए अपने, मैंने जो गलतियां की, मिस्टेक्स भी तो जानना जरूरी है, तो गलतियां भी मैं बेझिझक बेशरम होकर के शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ, ताकि तुम वो गलतियां ना करो। तो वही मतलब, जब एक बार मैंने ड्रॉप ले भी लिया, चलो बढ़िया है। प्रियांशु, मैं जमशेदपुर से हूँ, बोथ आर फ्रॉम झारखंड। तो मैंने ड्रॉप ले लिया, लेकिन वही है, मेरे अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं जाग रहा है, यार मुझसे होगा नहीं होगा। फिर अब अभी तक कोचिंग नहीं लिया था, तो सोचा कि अब खुद से तो प्रिपरेशन होने से रहा, क्योंकि मेरा कुछ वैसा लेवल में प्रिपरेशन था नहीं। हालांकि सेल्फ स्टडी होता है ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, अगर जब तक तुम्हें कोई गाइड करने वाला हो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। मेरे पास वैसा कोई गाइडेंस नहीं था, तो मैंने अनअकैडमी का एक 4 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया। कहा मेरे 91% आए थे उस समय, जेई के, सॉरी, ट्वेल्थ वाले टाइम में। 4 महीने क्रैश कोर्स के बाद 92%, सिर्फ 1 परसेंटाइल 4 महीने रिगरसली पढ़ने के बाद। रिगरसली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जितना उसमें पढ़ाया जाता था उतना मैं पढ़ता था, उनके डीपीपीज लगाता था, लेकिन सिर्फ उतना ही करता था जितना वो कहते थे। अब उसके बाद वो क्रैश कोर्स भी खत्म। अब फिर उसके बाद वही ड्रामा फिर चालू हो गया, कोविड आ रहा, कोविड जा रहा, यही सारा चीज चलते रहा। तो फिर उसके बाद समझो कि मतलब 2 अटेम्प्ट कोविड के पहले पार हो गए, और फिर उसके बाद एक लंबा चौड़ा फेज चला। उस उसे फिर पढ़ाई की इच्छा फिर बिल्कुल खत्म ही हो गया। थोड़ा बहुत पढ़ाई चल रहा था, बैठ करके आदमी फिर भी कितना दिन बैठे यार। तो थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ाई चल रहा था। तो पढ़ाई चला चला चला, फिर अचानक से एक समय आया कि अब एग्जाम होना तय है। तो थर्ड अटेम्प्ट जब एग्जाम हुआ ना, तो उस समय मेरे कुछ खास परसेंटाइल बने नहीं, 94 परसेंटाइल बने। लेकिन जब वो एग्जाम हुआ ना, मुझे समझ में आ गया कि अब पोस्टपोन नहीं होगा। आखिरी एक फोर्थ अटेम्प्ट बचा था, डू और डाई का सिचुएशन था। इतने समय मैंने अपने लाइफ के बर्बाद किए, पूरे 11th 12th, इतना एक ड्रॉप लिया, अन अकेडमी को पैसा दिया, इतना सारा कुछ मेरा टाइम लगा है। 1 महीना और रह गया है, 25 से 30 दिन बचे हुए थे, शायद 30 दिन भी नहीं होंगे, 25 दिन होंगे। अब मैंने पकड़ा, मेरे पास कोई क्रैश कोर्स नहीं था, कुछ नहीं था, पीवाईक्यू मैंने उठाया, रगड़ के करना चालू किया, दिन के 14 से 15 घंटे पढ़ने चालू किए। ठीक है, मतलब वो डू और डाई वाला आग लग चुका था उस समय, जो मैंने अभी तक रियलाइज किया ना, अभी तक खोया क्या है। जब वो आग लगी ना, तो सीधा, अभी मैं बता दूं, ये आग मेरे अंदर ही नहीं, हर बच्चे के अंदर लग चुकी थी उस समय, क्योंकि मैं अकेला उस समय इस तरह से फेस नहीं कर रहा था, हर कोई यही चीज फेस कर रहा था। तो हुआ ये कि 94 परसेंटाइल जो आई थी मेरी, वो आई थी 130 135 मार्क्स अचीव करने पे। अब सीधा 25 दिन के प्रिपरेशन के बाद, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू 14 से 15 घंटे लगाने के बाद, पता है मार्क्स कितना बूस्टअप किया? 135 से 185 तक, 50 नंबर का जो है ना वो डिफरेंस आया। हालांकि परसेंटाइल में उतना गैप नहीं आया, क्योंकि हर बच्चा उस समय तैयारी करता। परसेंटाइल का मतलब कि कितने बच्चे तुमसे आगे हैं। तो 96.3, फिर भी 94 से कहा, एक एक दो दो 1% 1% करके बढ़ रहे थे। इतने ज्यादा महीने की तैयारी के बाद भी, फिर भी सिर्फ पीवाईक्यू, इतने ज्यादा टफ कंपटीशन के बावजूद भी 94 से 96.3 तक जंप किया। तो यार, ये तो कंपटीशन इतना टफ था। लेकिन अभी अगर, हमेशा जब भी ये होता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब होगा, भले ही दो अटेम्प्ट वाले भी जब समय होंगे ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब होगा ना, उस समय तुम कम नंबर पे ज्यादा परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। क्योंकि भले ही 4 अटेम्प्ट ना मिले, लेकिन जब 2 अटेम्प्ट, सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट भी होगा ना, तो बच्चों को तो पता है कि मेरे लिए दूसरा अटेम्प्ट ही अब डू और डाई वाला है। तो उस समय बहुत तेजी से तुम्हारा मार्क्स और परसेंटाइल वाला रेशियो चेंज होता है। काफी ज्यादा मार्क्स लाने पे भी परसेंटाइल कम बनता है। तो जितना ट्राई करना, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना नंबर उठा लूं। और एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर उठ गया ना, फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट पे तुम्हें उतना कुछ खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही अपना जे एडवांस का तैयारी चालू कर दो। अगर 99 परसेंटाइल तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया ना, तो फिर उसके बाद अपना एडवांस की तैयारी उसी समय से चालू कर दो। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 4 महीने तुम्हें मिलेंगे, 4 से 5 महीने एडवांस के लिए, मैं ये चीज भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरे मेंस, देखो, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया, सिर्फ 20 से 25 दिन में कितना ज्यादा पीवाईक्यू ने मेरे हेल्प की। अब मुझे पीवाईक्यू का मतलब समझ में आ चुका था। फिर भी रैंक जो है 33,000 मेंस में आया। एडवांस लेवल का तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने, मेरा वही 20-25 दिन एडवांस के लिए भी बचा हुआ था, मुझे समझ में आ गया पीवाईक्यू छोड़ के अब और कुछ नहीं करना है। रैंक आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मेरा भरोसा हो गया था पीवाईक्यू पे। तो एडवांस के मैंने पीवाईक्यू उठाए, 20-25 दिन बस पीवाईक्यू किया।
यही मेंस वाला 33,000 रैंक 21,000 एडवांस में कन्वर्ट हो गया। तो ये होता है एडवांस का पावर। जब 20-25 दिन में, समझ रहे हो, 20-25 दिन में 12,000, अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड मेरा रैंक इंप्रूव हुआ। 33 से 21,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड रैंक, 33% रैंक का अगर इजाफा हुआ है सिर्फ 20 से 25 दिन में, तो अगर तुम 4 महीने रिग्रेसली एडवांस की तैयारी करते हो ना, तो ये कोई लीनियर ग्राफ नहीं है कि तुम बिल्कुल ऐसे बोलोगे कि इस समय इतना हुआ तो इतने दिन में, डबल दिन में डबल होगा, ट्रिपल दिन में ट्रिपल ज्यादा इजाफा होगा। ये नहीं होता है। यहाँ ग्राफ एक्सपोनेंशियली होते हैं। अगर 25 दिन में 33% हुआ है ना, तो वही सिर्फ और सिर्फ 40 दिन में ही तुम्हारा 50% से ज्यादा इजाफा हो सकता है। ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जो कि मेंस और एडवांस में फॉलो होता है और ढंग से फॉलो होता है। सर फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 का कब हो सकता है? तो अभी यार सिचुएशन नॉर्मल है, तो एक्सपेक्ट करो कि उसी समय होगा तुम्हारा। अभी जैसे इस समय भी मेंस और एडवांस ढंग से टाइम पर हो ही गया है। धीरे धीरे सब चीज टाइम पे आने की कोशिश करिए। कोई अब कोविड फेज नहीं है, तो वही जनवरी के टाइम पे तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, और समझ लो कि अप्रैल के टाइम पे सेकेंड अटेम्प्ट होगा। लेकिन हालांकि बोला जा रहा है सीयूईटी के साथ इसे मर्ज कर दिया जाएगा, जेईई मेंस को। बोर्ड्स, सारे जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वही, लेकिन सीयूईटी के अंदर एक कॉमन एग्जाम होगा इसका। पेपर्स अलग से होंगे। कहने का मतलब कि समझ लो कि एक सीयूईटी एक डब्बा हो गया। सीयूईटी अभी पिछले साल ही आया है एग्जाम, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है ना सीयूईटी के अंदर ही अपना एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं। मतलब एक एग्जाम्स तो तुम्हारी जेईई मेंस एडवांस अलग से ही होंगी, लेकिन उसका एक अपर बॉडी हो गया जो इसके डिसीजंस ले रहा होगा। अब एक नया बॉडी इसके लिए फ्रेम हो गया जो इसके डिसीजंस अब वो ले रहा होगा, सीयूईटी। तो अब उसका डिसीजन भी डिपेंड करता है कि वो कब और कब एग्जाम लेने के लिए बोलता है। लेकिन हालांकि उसने भी बोला है कि साल में 2 बार होंगे ही होंगे। तो और अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सीयूईटी करेगा कि नहीं करेगा। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जनवरी और अप्रैल में ही मेंस होंगे, और एडवांस में तुम्हारा, सॉरी, मई में तुम्हारा एडवांस होगा। सर क्या सिर्फ 99 परसेंटाइल लेने पर ही एनआईटी मिलती है? नहीं यार, एनआईटी जो है तुम्हें मतलब अगर मैं बताऊं तो एक एवरेज एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच, मतलब एक एवरेज पीछे वाले एनआईटी में एक एवरेज ब्रांच, या फिर बीच वाले एनआईटी में एक, बीच वाली एनआईटी में एक लास्ट की ब्रांच, अगर इतना भी तुम्हें चाहिए ना, तो 95 परसेंटाइल से वो मिलना चालू हो जाता है। तो 95 परसेंटाइल से मिलना चालू हो जाता है, लेकिन वही है, या तो तुम्हें पीछे के कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच मिल रही होंगी, या अच्छे कॉलेजेस में पीछे की ब्रांच मिल रही होंगी। तो अगर अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा चाहिए ना, 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल के भी अंदर हो ना, तो तुम्हें आराम से मिल जाएगा। लेकिन 99 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि तुम्हें अब 2 बार सोचने की जरूरत ही नहीं कि मुझे अगर एडवांस में नहीं निकला तो क्या। एडवांस अगर नहीं भी निकला ना, 4-5 महीने तैयारी करने के बाद भी एडवांस नहीं निकला, तो ऑलरेडी तुम इतना ज्यादा सिक्योर कर चुके हो कि तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनआईटी मिल सकती है। सर एक बार मेंस क्लियर करने के बाद एडवांस के लिए पढ़ाई करें, और अगर सिलेक्ट नहीं हुए और फिर ड्रॉप लें, और अगर फिर से ना हो, तो क्या एनआईटी मिलेगी? हमारे पहले वाले में नहीं, पहले वाले मेंस के रैंक पे नहीं मिलती है। जो अभी जिस साल भी तुम्हें एडमिशन लेना है, उस साल के मेंस और एडवांस के रैंक पर ही मिलेगी। तो यही है कि मतलब अब समझ ही गए होगे जो मैं कहना चाहता हूँ। रिपीट करके फायदा है नहीं इस बात को। तो प्रियांशु तुम भी अपने डाउट्स पूछो। हालांकि मैं जो भी इनके डाउट सॉल्व कर रहा हूँ वो भी सुन करके तुम अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे तुम्हारे भी। लेकिन तुम भी अपने डाउट्स पूछो। सर अभी फिजिक्स वाला प्रयास 3.0 बैच लिया हूँ, फेब तक कोर्स खत्म होगा तो सही रहेगा? देखो सही तो रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि फेब तक खत्म होगा तो पहले एक बार जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है मैं सिर्फ उतना करता हूँ, फेब के बाद बाकी कुछ एक्सटर्नल करूंगा, नहीं। टाइम काफी कम बच जाएगा। अभी ही पीवाईक्यू करना साथ ही साथ चालू कर दो। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं रह गया। 6 महीने अगर पीवाईक्यू करते हो ना, हालांकि वैसे 6 महीने भी नहीं रह गए, 5 महीने के आसपास कुछ रह गए हैं, तो इतना अगर पीवाईक्यू इस 5 महीने में भी कर लेते हो, तो बहुत चमकते हुए नंबरों के साथ, सितारों के साथ रिजल्ट आ रहा होगा। तो ठीक है, उनके साथ साथ तो करो, फेब तक हो रहा है ठीक है, लेकिन जितना भी सिलेबस जनवरी तक होगा, जो भी अगर जनवरी में एग्जाम होता है, तो उसके साथ साथ पीवाईक्यू पैरेलली में करते चलो। और पीवाईक्यू करने के लिए अगर टाइम निकालना है तो डीपी छोड़ दो अभी।
इतने सारे बच्चों को गाइडेंस देने के बाद मुझे यही पता चला है डीपीपी जस्ट एक कबाड़ है और कुछ नहीं है। डीपीपी और मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, वो बस अपने कोचिंग का एक प्रमोशन का तरीका है। कभी अगर बोलोगे सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, तो किस तरह से डीपीपी और मॉक टेस्ट के थ्रू कोचिंग से अपना प्रमोशन करते धंधा बढ़ाते वो भी मैं बता दूंगा तुम्हें। मैंने खुद इस चीज से कैसे फेस किया है सब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी एक बार ये सारे डाउट्स खत्म हो जाने दो। अब डीपीपी अगर नहीं करना है तो क्या करें, तो सबसे पहले एनसीईआरटी वाले 30-40 क्वेश्चन कर लो, उस चैप्टर में फ्लो आ जाएगा। देखो, पीवाईक्यू बहुत मोर देन सफिशियंट होते हैं, लेकिन अचानक से पीवाईक्यू तो नहीं बनेगा ना। तो पीवाईक्यू अगर किसी चैप्टर में अचानक से नहीं बन रहा है, उस लेवल पे अभी नहीं आया हो, तो एनसीईआरटी वाले उस चैप्टर में क्वेश्चन करो। 30-40 क्वेश्चन ज्यादा होते नहीं है। अगर एक पूरा एनसीईआरटी और पीवाईक्यू का सेट भी लगा लोगे ना, मेंस प्लस एडवांस पीवाईक्यू और एनसीईआरटी, तो भी तुम्हारे डीपीपी से कम ही क्वेश्चन होंगे और प्रिपरेशन तुम्हारा उससे ज्यादा दे रहा होगा, श्योरिटी दे रहा होगा एक अच्छे नंबर की। 30 से 40 पर चैप्टर बता रहा हूँ, 30 से 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी, फ्लो आ गया उस चैप्टर में, सारे थ्योरी ऊपर से रिकॉल हो गए। फिर उसके बाद पीवाईक्यू, मेंस के 60-70 पीवाईक्यू, तो इससे 100 क्वेश्चन अभी हो गया, और 30-40 क्वेश्चन एडवांस के। मास्टरी हासिल हो जाए, मास्टरी हासिल हो जाएगी उस चैप्टर में। तो पीवाईक्यू मोर देन सफिशियंट है, लेकिन अगर पीवाईक्यू जस्ट वो एक बार में नहीं बने, तो एनसीईआरटी कर लेना। और एनसीईआरटी करने से तो तुम्हारा बोर्ड्स लेवल तो ऐसे ही चमक जाएगा। तो तरीका देख रहे हो, मतलब बोर्ड्स भी और मेंस और एडवांस तो बिल्कुल गारंटी लिख करके ले ही लो। और मेंस और एडवांस गारंटी लिख करके ले रहे हो, मतलब उस लेवल पे पहुंच गए। तो बोर्ड्स तो यार काफी पीछे रह गया, बोर्ड्स कैसे नहीं निकलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बोर्ड टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश एग्जाम से 2 दिन पहले हो जाएगा। और जहां तक बात रहा ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जितना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बस उतना ध्यान दो, और एग्जाम से पहले 2 दिन पढ़ो, वो भी आराम से निकल जाएगा। अपने और अपने फ्रेंड्स जो भी इस लेवल पे भी खड़े हैं, जिनका मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं तुम्हें, उनके एक्सपीरियंसेस से मैं बता रहा हूँ। सर मेरी बहन के लिए फाउंडेशन सजेस्ट करो, डज फाउंडेशन हेल्प, पहले फाउंडेशन क्या है मुझे ये बता दो। किसी कोचिंग के किसी बैच का नाम ले रहे हो? अच्छा ये चीज बोल रहे हो। तो अगर उसे जेई करना है, तो 9-10 से अगर करते हो, तो तब तो काफी शानदार है। तो इसमें तुम्हें तरीका कुछ इस प्रकार होगा ना, कि मतलब अगर 9-10 से ही तुम्हें करना है जेई, तो इसमें मतलब पहले तो कम से कम एनसीईआरटी लेवल पे तुम्हारा 9th और 10th अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अभी तुम्हें 11th वाला सिलेबस 9-10th में ही लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और यूजलेस हो जाएगा। 9-10th में फाउंडेशन लगाने का मतलब ये होता है कि उस ब्रेन को उस आईक्यू लेवल तक पहुंचा देना, कि जब तुम 11th में जाओगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना कि 9-10th में फाउंडेशन नहीं बना पाए, मतलब सिर्फ बोर्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ होता है कि 10th से जब वो 11th में जंप कर रहे होते हैं ना, बहुत ज्यादा उन्हें एक ह्यूज चेंज देखने को मिलता है। 10th तक ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन 11th में क्या होता है ना, कि एक बहुत ज्यादा मतलब टफ आईक्यू लगा करके, मतलब बोर्ड्स लेवल पर भी बहुत ज्यादा एक मेजर गैप देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा टफर लेवल ऑफ क्वेश्चंस फेस करने को मिलते हैं। तो करना कुछ नहीं है, ये गैप को कम करना है। 9-10th में इस गैप को कम करना है, उस ब्रेन को उस लेवल पे डेवलप करना है बस तुम्हें। तो उसके लिए कुछ हाई फाई चीज करने की जरूरत नहीं है। पहले तो एनसीईआरटी करना मस्ट है। एक बार एनसीईआरटी हो जाए, 9-10th के लिए बता रहा हूँ, एनसीईआरटी हो जाए, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी पीडीएफ आता है, बुक चाहो तो बुक भी खरीद सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तुम्हें सोचने पे और ढंग से सोचने पे मजबूर करता है। तो वो तुम्हारे ब्रेन को उस लेवल पर लेकर के जाता है कि जब तुम 11th में आओगे ना, तो एक तो मेहनत करने की आदत होगी, तुम्हें पहले से आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस मुझे फेस करने पड़ सकते हैं। इससे तुम्हारा 9-10 तो बिल्कुल टॉपर बन के निकलोगे ही, लेकिन 11th के लिए एकदम मतलब फौजी की तरह तैयार रहोगे। जो बच्चे पहले तो 11th में आने के बाद आधा साल रोते रहते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, फिर आधा साल लग जाता है उन्हें, वो भी सीरियस बच्चे, आधा साल लग जाता है कि अब मैं करना चाहता हूँ, हो नहीं पा रहा है, कैसे करूं। ये पूरा एक साल उस बच्चे का बच जाता है। जो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले तरीके से करना चालू करता है ना, तो उसका पूरा एक साल बच जाता है। और जब लगे कि मेरा 9-10 सिलेबस काफी तेजी से खत्म हो रहा है, मतलब 9-10 सिलेबस काफी तेजी से मैं खत्म कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, अब मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तब जाके 11th के सिलेबस अभी से ही लगाना चालू कर दो। इससे होगा क्या, टाइम तुम्हारे लिए बचेगा 11th में। 11th में 12th वाला सिलेबस लगाना चालू कर दो। अब एग्जाम के टाइम पे जरूरत क्या पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन करने का, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
अब उसके बाद तुम्हारे पास सर आपका टेंथ का रिजल्ट मेरा 91.6% था। तो वो चीज तुम्हें उतना खास कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस समय 11th 12th में। तो ये तरीका है, कोई कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करो ना तो भी चलेगा। क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड का नाम रिवील तो नहीं करूंगा, लेकिन बस उसके बारे में बता दूं, उसने 9th से ही कोचिंग पकड़ लिया था। अब कोचिंग पकड़ने का मतलब ये नहीं कि उसे जेई का सिलेबस पढ़ाया जाना, जेई का कोचिंग था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हालांकि एट से वहां कोचिंग चलता है। इसका मतलब जेई का कोचिंग था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेई का सिलेबस अभी 8 से पढ़ाना चालू कर दिया जाए उस बच्चे को। 10th तक तो 10th लेवल तक ही पढ़ाया, लेकिन सोचने पे मजबूर कर दिया। अब जब सोचने पे मजबूर कर दिया ना, तो एक तो कोचिंग है, बच्चा स्कूल भी कर रहा है, कोचिंग में भी उस चीज को जाकर के रिपीट कर रहा है, उसके मॉक टेस्ट इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है ना, कोचिंग उस चीज को इतना ज्यादा हेक्टिक बना देता है, उसका मन ही इंटरेस्ट ही उधर से खत्म हो गया। मतलब जा तो रहा है, स्कूल में भी बैठ कर क्वेश्चंस तो कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग पर बोझ इतना पड़ गया ना कि उसका बोर्ड्स का परसेंटेज भी गिर गया। सोचो जेई, मतलब उतने टफर लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगाने के बावजूद भी उसके सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज क्या बने, तो 85% बने 10th में, और यही हैबिट मेंटेन हो गया उसका 11th 12th में। तो 80% भी उसके लिए लाना मुश्किल हो गया 12th में। तो जेई तो छोड़ ही दो, 2.5 लाख रैंक आया था उसका। सर फिजिक्स और मैथ्स के लिए पीवाईक्यू को छोड़ के कौन से बुक मस्ट डू बुक्स लगाएं? पहले तो पीवाईक्यू छोड़ो ही मत। पीवाईक्यू छोड़ने का मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर मतलब फिर भी अगर तुम मुझसे कुछ बुक सजेस्ट करना, बुक्स पूछना चाहते हो, तो मैं बुक्स के बारे में बस इतना ही बताऊंगा कि मैथ्स के लिए तुम, अगर बोर्ड, पहले फिजिक्स बात कर लेता हूँ। फिजिक्स के लिए अगर मेंस लेवल तक करना है तो एचसी वर्मा ठीक है, और अगर मैथ्स के लिए बोर्ड्स लेवल तक करना है तो उसके लिए आर डी शर्मा ठीक है। लेकिन अगर हर चीज बिल्कुल मतलब एडवांस लेवल तक करना है ना, एडवांस लेवल तक करना है, तो अरिहंत और सिंगेज की, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, दोनों ही बढ़िया है। अरिहंत और सिंगेज की पूरी एक सेट ऑफ बुक्स आती है फिजिक्स और मैथ दोनों के लिए, पर सब्जेक्ट। मतलब फिजिक्स के लिए भी वो पूरा सेट ऑफ बुक्स 2500 में पड़ेगा, 2.5 थाउजेंड, और सिमिलरली मैथ में भी 2.5 थाउजेंड के अराउंड पड़ेगा। मतलब फिजिक्स और मैथ दोनों का अगर पूरा सेट खरीदने जाओगे, तो अराउंड 5 to 6 थाउजेंड पड़ जाएगी। सेट सॉल्व करने का टाइम है क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, इन चीजों का जरूरत ही नहीं है। वो तो मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि बच्चे जिद करने लगते हैं कि मुझे बुक्स बताओ, बुक्स बताओ, बुक्स बताओ। इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना मोर देन सफिशियंट है। जो बच्चे रैंक ला चुके हैं उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो एक चैप्टर, मैं अपने मन से कोई इजी चैप्टर नहीं बता दूंगा, कोई एक चैप्टर पकड़ो। ठीक है प्रियांशु, आता हूँ उस डाउट पे भी। कोई एक चैप्टर अपने मन से पकड़ो, उसका वो 30-40 एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाओ, फिर उसका 60-70 क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन लगा लो, और फिर उसके बाद एडवांस के 30-40 क्वेश्चन लगा लो। और फिर इतना करने के बाद सिर्फ उस एक चैप्टर का तुम मॉक टेस्ट देकर के देखो, और देखना किस तरह से कहाँ नंबर पहुंचा हुआ दिखेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि कोई एक्सटर्नल बुक का जरूरत ही नहीं था। एक्सटर्नल बुक टाइम वेस्ट बहुत करता है, और नंबर आएंगे कि नहीं गारंटी अभी भी नहीं। सर कंटिन्यूअस सीटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस सीटिंग लेनी ही नहीं है। एक बार में 2 घंटे से ज्यादा की सीटिंग दे ही नहीं रहे होंगे, और मैक्स टू मैक्स 3 घंटे, 3 घंटे से ज्यादा की सीटिंग देनी ही नहीं है। ब्रेन की एफिशिएंसी गिर जाती है इससे। ये लंबी सीटिंग की आदत ही छोड़ दो। ठीक है, आप बताओ कि अगर इतना 2-3 घंटे भी अगर नहीं बैठ पाते हो तो बताओ। यहाँ से 2 घंटे करके सही, हाँ तो 2 घंटे से ज्यादा सीटिंग देने की जरूरत भी नहीं है। बस अगर इस चीज को थोड़ा सा अगर इंक्रीज कर पाओगे ना, 2 से 3 घंटे अगर टच करा पाओगे, अचानक से करने की जरूरत नहीं है। 5-5 मिनट करके टाइम बढ़ाओ। आज 2 घंटे किए, कल 2 घंटे 5 मिनट कर लेना, फिर 2 घंटे 10 मिनट कर लेना। अगर 5-5 मिनट भी करते हो ना, डेली के अगर बढ़ाते हो, तो कोई ऐसा कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा कि मतलब अचानक से इतना ज्यादा हो गया। 12 दिन लगेगा, ये 5 into 12 60 मिनट्स होते हैं। 12 दिन में 2 घंटे से 3 घंटे पे जंप कर जाओगे। अब ये 3 घंटे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हालांकि 2 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन 3 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम जब दोगे जेई मेंस, उस समय तुम्हें 3 घंटे बैठना ही पड़ेगा। जेई एडवांस में भी तीन, हालांकि जेई एडवांस 6 घंटे का होता है, लेकिन 2 स्लॉट्स में होता है। 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स में होते हैं जेई एडवांस। तो 3 घंटे तुम्हें रेगुलर बैठने की आदत होनी चाहिए।
उसके बीच में आधे एक घंटे का अगर बहुत ज्यादा पढ़ना है दिन भर में, तो ब्रेक्स कम ही लो, छोटे छोटे ब्रेक्स लो, लेकिन ब्रेक्स लो। ठीक है, तो 3 घंटे अगर कर पाओगे ना, तो जेई मेंस एग्जाम लिखते समय कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी लगातार 3 घंटे बैठने में, कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं बन रहा होगा। सर मेरे और डाउट्स नहीं है, थैंक यू फॉर टुडे सर, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। सर एनआईटी जैसा बहुत सुंदर है, बता रहे हो या पूछ रहे हो? प्रियांशु, बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो। तो ड्रीम्स है ना यार, एनआईटी जैसा सुंदर है, आईआईटी और भी उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो यही सारे ड्रीम्स। पहले एक होता है, एक चीज तुमने सुना होगा, कहीं भी अगर तुम्हें किसी भी मंजिल पर जाना है ना, तो उस मंजिल को एक बार देख लो, उस मंजिल को आंखों में बसा लो, वो मंजिल तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो एक अलग पावर, एक अलग अलग एनर्जी फील होगी। तो आईआईटी जेनआईटी में, जिस आईआईटी में भी जाने का, जिस एनआईटी में भी जाने का सपना है ना, एक बार उस कॉलेज को विजिट करके आओ। तो ये स्कूल जैसा नहीं होता कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सिर्फ वही स्कूल वही बच्चे जा सकते हैं अंदर। पूरा कैंपस घूम सकते हो। हॉस्टल्स के अंदर नहीं जा सकते, क्लासेस के अंदर नहीं जा सकते, बाकी हर जगह जाकर के घूम सकते हो। एक बार घूम आओ। आईआईटीज में भी, आईआईटी बॉम्बे जाने का मन है, कभी उधर जाना हुआ तो आईआईटी बॉम्बे घूमो। अभी सुनने में अजीब लग रहा होगा, मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। उसके बाद जो एक अलग एनर्जी फील आएगी ना, मतलब कॉलेजेस, ये सारे कॉलेजेस ही इतने सुंदर है ना, एक बार ऐसे फोटोज में उतना पता नहीं चलेगा। एक बार जब रियलिटी में कॉलेज को विजिट करोगे ना, तो आंखों में इस कदर बस जाएगा कि अब 4 साल मुझे चाहिए तो यही लाइफ चाहिए, यहाँ लाइफ चाहिए, नहीं तो और कहीं नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये 4 साल मुझे इसी जगह पे बिताना है। लाइफ एकदम बढ़िया चिल करके जाना है। अभी जगह ही नहीं मिलेगा तो फिर चिल कहाँ होगा? तो वो एक अलग एनर्जी, एक अलग मोटिवेशन, वो एडिशनल ऐड कर देगा तुम्हारे अंदर, और वो काफी पावरफुल होता है। पीवाईक्यू और डीपीपी डेली बना लेने के काम हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल काम हो जाएगा। और कभी भी ऐसा मत सोचना कि मतलब इतना सिर्फ कर लूं तो चलेगा क्या, इतना सिर्फ कर लूं तो चलेगा क्या। क्योंकि मेंस और एडवांस में जब रैंक आएंगे, अभी जो तुम प्रिपरेशन करोगे तुम्हारी ही मेहनत तो दिखेगी उस समय रैंक में। तो मेंस और एडवांस में कभी तुम बोलोगे कि सिर्फ इतना रैंक ला लूं तो चलो चलेगा क्या, सिर्फ इतना सा रैंक ला लूं तो चलेगा क्या? अगर उससे ज्यादा अच्छी रैंक आ जाए तो कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो अगर वहां एक टारगेट नहीं है, और बेटर चाहिए, तो सिमिलरली भले ही कुछ भी टारगेट हो दिन का, वो टारगेट मिट हो जाए। जितना टारगेट है, टारगेट रखो दिन का, कि जब तक वो टारगेट पहले मिट नहीं होगा ना, अंदर का आग नहीं बुझना चाहिए, वो प्यास नहीं बुझनी चाहिए। और क्वेश्चन को प्यास नहीं बुझना चाहिए। लेकिन जब वो टारगेट मिट हो जाए ना, तो एक शांति लेकर के आना कि हाँ, मुझे जितना करना था मैंने कर लिया। अब बाकी जितना भी टाइम बचा हुआ है ना, उसमें भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, या फिर थ्योरी करूंगा, या फिर कुछ रिवीजन करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ करूंगा जरूर। मैराथन में रुकना नहीं होता है, मैराथन में भागते रहना होता है, यही एक मैराथन है। जितनी लंबी रेस भागोगे उतनी अच्छी रैंक मिलेगी। ये तो तुम्हें भी पता है, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा टाइम दोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना बेहतर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़िया बढ़ेगी, उतने ज्यादा बढ़िया रैंक भी आएंगे। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, यू आर हेल्पिंग अस अ लॉट इन आवर जर्नी। थैंक यू ओंकार, यही सब तो तुम्हारे कमेंट्स होते हैं जो मुझे और तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए और मुझे एफर्ट डालने के लिए मोटिवेट करते हैं। कुछ नहीं, बस ये तुम्हारे कमेंट्स ही हैं जो मुझे और ज्यादा मोटिवेट करते हैं तुम्हारे लिए काम करते रहने के लिए। तो अभी वही चीज यार, मैं तुम बच्चों को और ज्यादा गाइड कर रहा हूँ, तो मेरा भी वो गाइडेंस का एबिलिटी जो है थोड़ा सा और फर्निश हो रहा है। तो ड्यूरिंग द कोर्स और ज्यादा मैं और अच्छे से डेली डेली और थोड़ा मैं खुद में भी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर की ये तो भूख कभी शांत नहीं होगी कि मैं खुद को कितना इंप्रूव कर सकता हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए। क्योंकि तुम्हें जब गाइडेंस मिलती है ना, उसके बाद जो रिटर्न में जो अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, वो कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और ज्यादा मेहनत करते रहने के लिए। एक इंसान को चाहिए ही कितना, एक अप्रिशिएशन मिल जाए, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। आदमी कमाता भी तो इसलिए है कि सोसाइटी में एक नाम हो जाएगा, एक अच्छे सोसाइटी में एक इज्जतदार पोस्ट पे चला जाऊंगा, तो मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में बातें करेंगे कि ये भैया इतना पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लिविंग तो आएगी। ठीक है, लेकिन एक अप्रिशिएशन भी आता है सोसाइटी में। आदमी जो है ना, सिर्फ अप्रिशिएशन का भूखा है। सिमिलरली जब तुम्हारे रैंक आ जाएंगे ना, तो जब कॉलेज मिल जाएगा,
तुम्हें तो खुशी मिलेगी, लेकिन उसके बाद जब चारों तरफ के लोग तुम्हें अप्रिसिएट करेंगे ना, वो खुशी अलग लेवल की होगी। जितने भी, बस इतना दिमाग में लेकर के चलो ना। थैंक यू प्रियांशु। तो बस इतना दिमाग में लेकर के चलो कि मैं, मुझे जो गोल चाहिए, वो गोल जिस दिन मुझे मिल जाएगा, उसके बाद क्या क्या मिलेगा, उस गोल के साथ क्या क्या आ रहा होगा। एक अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा, पेरेंट्स ने अभी तक जो तुम पे मेहनत किया है, उन्हें तुम वो रिटर्न दे पाओगे, अप्रिसिएशन मिलेगी सोसाइटी में। लोग भले ही अगर अभी तक पढ़ाई में कमजोर रहे हो, लोग वो सारी चीजें भूल करके पुराने पाप धुल जाएंगे, नए पुण्य कमा रहे होंगे, कॉलेज में जाकर के चिल कर रहे होगे, लाइफ बढ़िया बन जाएगी। उसके बाद प्लेसमेंट्स ढंग के लगेंगे। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, तब उन्हें तुम सपोर्ट कर पाओगे। जब वो तुम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तब उन्हें सपोर्ट कर पाओगे। क्योंकि जितना ज्यादा चीज अपने इस गोल के साथ तुम अटैच करोगे ना, जितने ज्यादा प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स, फिर इस गोल को खोने का डर उतना बढ़ता चला जाएगा। और जब तक गोल खोने का डर नहीं होगा ना, तब तक उस गोल को तुम सीरियसली नहीं लोगे। गोल को अगर सीरियसली लेना है कि मतलब यही गोल मेरा जान है और जहान है, ये तब तक नहीं आएगा जब तक वो गोल खोने का डर नहीं होगा। ठीक है। और गोल खोने का डर कब कब आएगा? जब उसके साथ इतने सारी चीजें तुम अटैच कर दोगे। गोल तो एक चीज हो गया, गोल के साथ कितनी सारी चीजें आ रही है उसके साथ बस अटैच करते चल जाओ कि ये गोल आएगा तो इसके साथ मुझे इतनी सारी चीजें मिलेंगी। इतनी सारी चीजें हो गई अब तुम्हारे पास खोने के लिए, तो अब खोना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चीज तुम्हें अंदर से अंदर ही अंदर मोटिवेट करेगी। जब तुम थोड़ा भी अपना टाइम वेस्ट करोगे ना, यही सारी चीजें जो तुम्हें अंदर से मोटिवेट कर रही होंगी। और कुछ नहीं तो ये फैक्टर तो हमेशा दिमाग में याद रखना, पेरेंट्स को वो सपोर्ट देना है कि नहीं देना है। जब पेरेंट्स उस एज में, बुढ़ापे की एज में आकर तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तब क्या तुम अभी कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हो जो फ्यूचर में जाकर के उन एक्शंस के बदौलत तुम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाओगे? भले ही 5 दिन 10 दिन लेट ही सही, लेकिन जब भी तुम अपने पेरेंट्स से भी कुछ डिमांड करते हो, तुम्हें फुलफिल करके देते हैं कि नहीं देते हैं? हर बच्चे का एक सपना होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना किया है, उनसे उससे 10 टाइम्स ज्यादा मैं उन्हें करके दूंगा। तो कैसे करके दोगे? उतना अर्निंग होना चाहिए ना। अर्निंग के लिए वैसा प्लेसमेंट होना चाहिए, प्लेसमेंट के लिए वैसा कॉलेज चाहिए, और कॉलेज के लिए अभी एक पाथ पर लगे ही हुए हो। पाथ तुम्हें मिल चुका है, बस इस पाथ पे चलते जाओ। मैराथन है, रेस को एंड तक बस खत्म करना है। एंड तक पहुंच गए, तुम्हें आईआईटी मिल चुका है। बहुत सारे बच्चे रेस के बीच में ही क्विट कर देते। दिखता है कि 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, बट आधे अंदर से मर चुके होते, प्रिपरेशन बीच में ही छोड़ दी। जिस समय प्रिपरेशन छूटा ना, डिमोटिवेट स्ट्रेस होकर के जिस समय प्रिपरेशन छोड़ा, रेस से बाहर हो, एग्जाम में बैठते हो नहीं बैठते हो मतलब ही नहीं है। प्रिपरेशन ही नहीं हुआ तो बैठने का मतलब क्या है? रियल कंपटीशन वो है ही नहीं। रियल कंपटीशन सिर्फ 50,000 बच्चे हैं। यानी कि आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी की अगर सीट्स मिला दो तो 50,000 सीट्स हैं। अगर सीरियसली पढ़ रहे हो ना, तो सीट्स तो तुम्हारे लिए हैं। किसी ना किसी आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में सीट्स तो पड़े हुए हैं। डिपेंड करता है उस 50,000 में तुम कितना ज्यादा मेहनत करते हो, कितनी लंबी रेस भागते हो, कितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितना ज्यादा थ्योरी करते हो, कि उस 50,000 में तुम किस पोजीशन पर खड़े उतरते हो। सीरियसली मेहनत करोगे तो एक सीट तो फिक्स है, लेकिन जितना ज्यादा सीरियसली मेहनत करेंगे उतनी अच्छी सीट मिलने की चांसेस है। तो चलो, इतना सारा गाइडेंस के बाद कुछ मोटिवेशन भी हो गया। शॉर्ट नोट्स कब बनाना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ड्यूरिंग द लेक्चर नोट्स बनाते रहो। ठीक है, उसी लेक्चर के दौरान ही नोट्स बनाते रहो। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो शॉर्ट नोट से जितना दूर भाग सकते हो भागो। टाइम बचाना है ना, तो नोट से दूर भागो। कैसे नोट से दूर भागेंगे? तो ऑलरेडी अब नोट्स तो चाहिए ना। मेरे वेबसाइट पर शॉर्ट नोट्स, जो रिवीजन नोट्स है, वो अप्रोक्स पर सब्जेक्ट 100 पेज के आसपास होंगे। 90 से 100 पेज, मतलब पर चैप्टर 3 से 4 पेज। ये अपलोडेड है मेरे वेबसाइट पर, जाकर के डाउनलोड करो। कोई भी चैप्टर अगर आज पढ़े हो तो उस चैप्टर को जाकर के वहां से रिवाइज कर लो। और मैं इतना भी खुल करके बता देता हूँ, वो जो नोट्स है वो रेजोनेंस के नोट्स हैं। इसे गूगल पर भी सर्च करोगे, रेजोनेंस ज्ञान सूत्रा नाम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों बारी बारी सर्च करने में, थोड़ा सर्च करने में डिफिकल्टी लगेगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। इसी डिफिकल्टी को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए, कब वो अपने वेबसाइट से हटा दे, कब क्या हो जाए, इसी चीज को दूर करने के लिए मैंने इसे अपने वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया। न ढूंढना पड़ेगा, न कभी हटने का डर, कुछ नहीं। जाओ वेबसाइट, मेरे वेबसाइट पर जाओ, दिवास्त्रा जैन। मेरे वेबसाइट के बारे में जानते हो या नहीं? चलो ठीक है, बढ़िया है।
तो दिवास्त्रा जी सर्च करो, बुक्स वाले सेक्शन में जाकर के नोट्स डाउनलोड कर लो। और भी वहाँ बहुत कुछ है, डीपीज है, पीवाईक्यूज है, कॉलेज प्रेडिक्टर तो नहीं है लेकिन रैंक और मार्क्स परसेंटाइल प्रेडिक्टर है, कुछ वीडियोज हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं और ड्यूरिंग द कोर्स बहुत सारी चीजें ऐड भी होने वाली है। कुछ एक मॉक टेस्ट जैसा देना है तो मेरा ऐप भी है दिवास्त्रा क्विज जेई नाम से, तो ऐप को जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े बहुत कर सकते हो। तो यही सारी चीजें हैं। अगर टाइम नहीं है तो नोट्स एडिशनल बनाने से तो दूर ही भागो। आप बोलोगे भैया, सर लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि नोट्स धीरे धीरे करके छोटा छोटा करते चला जाओ। ये छोटा कैसे होगा? आपने जो नोट्स दे दिया वो तो फिक्स्ड साइज के हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक बार उस नोट्स को पढ़ो, फर्स्ट टाइम में उस नोट्स को फॉलो करो, अपना नोट्स मत बनाओ। अपने नोट्स भी तो फर्स्ट टाइम बनाओगे ना, फिर उसे छोटा करके सेकंड नोट बनाओगे, उसे छोटा करके थर्ड नोट बनाओगे। तो समझो जो फर्स्ट नोट है तुम खुद से नहीं बना रहे हो, फर्स्ट नोट ऑलरेडी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर कुछ नहीं करना है, सेकेंड टाइम जब नोट्स बना रहे होगे उस समय आंख बंद करो, उस नोट्स में जो भी पढ़े हो उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। एक बार रिकॉल हो जाए फिर आप खोलो और एक बार एक झलक मार लो और देख लो कि उस नोट्स में मैं क्या क्या चीजें रिकॉल नहीं कर पाया और क्या क्या चीजें मैंने गलत रिकॉल की हैं। सिर्फ वही चीजें आप एक अलग से कॉपी पर लिखो। मतलब फर्स्ट टाइम जो नोट्स बनाते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है वो मैं तुम्हारा सेव कर रहा हूँ, तो सिर्फ वो चीजें शॉर्ट नोट्स में लिखो। ठीक है? अब इस तरह से जो रिवीजन कर रहे हो ना, हर चैप्टर 5 मिनट तुम्हें रिकॉल करने में लगेगा और 5 मिनट वो देखने में लगेगा और 10 मिनट उतारने में लगेगा। मतलब एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने में अब लग रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। इसमें रिवीजन भी हो गया और नोट्स भी बन गया। समझ रहे हो? और फिर उसके बाद जब 2-3 बार इस तरह के थ्योरी वाले शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना, तो ऑलरेडी नोट्स इतना ज्यादा छोटा हो चुकेगा कि और इससे ज्यादा छोटा बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा छोटा का फिर मतलब ही नहीं होगा। फिर उससे ज्यादा छोटा इतना छोटा हो जाएगा ना कि एक पन्ने पे सारे पूरे जेई के सिलेबस आ जाएंगे। 3-4 बार जब ये प्रोसेस कर लोगे, अगर टाइम बहुत ज्यादा है तो 3-4 बार करो, अगर टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने नोट्स दे दिया सिर्फ वही पढ़ो। वो अपने आप उसमें पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि अच्छा ये पूरे अच्छे से हो गया, इसको स्किप मारता हूँ, अब ये पढ़ता हूँ, अब ये पढ़ता हूँ। तो खुद ही तुम स्किप मारते चल जाओगे उसमें। ये मेरे साथ हुआ, मैंने कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए थे। तो एक बार जब थ्योरी वाला, ठीक है बताता हूँ, तो एक बार जब थ्योरी वाला काम हो जाए ना, उसके बाद रिवीजन मारना चालू करो क्वेश्चंस की। जहां भी क्वेश्चंस बनाते हो ना उसको एक ऑर्डर में क्वेश्चंस बनाओ, और क्वेश्चन जब बना लोगे जो थोड़ा टफ लगे उसे सर्कल आउट कर दो, ताकि जो टफ लगे ना उसे पूरा बनाने की जरूरत ना पड़े। अगर टाइम कम है, लास्ट टाइम में बस उसे मैं देख करके चला लूँ। तो ऑर्डर में क्वेश्चन भी सॉल्व करो, तो ऑर्डर में नहीं कि जहां तहां बस सॉल्व करते जाओ। इससे हेल्प बहुत होगा। मेरे रिलेटिव्स बहुत बोलते हैं मेरे ड्रॉप लेने पे, अब मिलने का भी मन नहीं करता। तो मिलने तुम्हें बोल कौन रहा है? टाइम ही नहीं है तुम्हें उनसे मिलने का। ठीक है? मैं रिलेटिव्स के बारे में भड़का नहीं रहा हूँ, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। और थोड़े देर में अभी थोड़ा सा एक टाइम ले 1 मिनट लेकर के तुम्हें मोटिवेट भी करूंगा इस पर। तुम्हारे पास एक तो अभी टाइम नहीं है, ना रिलेटिव से मिलने का ना फ्रेंड से मिलने का। ऑलरेडी तुम्हारा 11th 12th बर्बाद हो चुका है। 1 साल और तुमने अपने लाइफ का इन्वेस्ट किया है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है इंसान की लाइफ में, 80 साल मिलता है। 80 साल में से 1 साल एक्स्ट्रा तुम लगा रहे हो। ठीक है? उसमें से भी इंजॉय करने का टाइम यही 30-35 साल के एज तक ही होता है। उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हालांकि 30 साल से ही आना चालू हो जाती है। तो मतलब इंजॉय वाला जो एज है ना, यही 30 साल है तुम्हारे पास। उसमें से 1 साल तुम अब भी इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में इन्वेस्ट करना है या इसे भी वेस्ट करना है उस 11th 12th की तरह। ना तो तुम्हारे पास अभी फ्रेंड से मिलने का समय होना चाहिए, ना रिलेटिव से मिलने का समय होना चाहिए। और मतलब नहीं है रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, एक बार उसके बाद एक बार खत्म हो जाए ना एग्जाम, फिर बताता हूँ रिलेटिव से भी कैसे मिलने जाना है। और एग्जाम खत्म नहीं करना है, ढंग से खत्म करना है। बताता हूँ कैसे। और मतलब नहीं होना चाहिए यार रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स क्या बोलते हैं। सुबह पढ़ने के लिए तुम्हारे रिलेटिव्स उठाने नहीं आते, तुम्हारे मम्मी पापा उठाने आते हैं तुम्हें। तुम्हारे जो खर्चे है ना, तुम्हारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स नहीं चला रहे, तुम्हारे पेरेंट्स चला रहे हैं। जो भी इतना कुछ 11th 12th में तुमने बर्बाद किया है, अभी जो भी तुम कर रहे हो, उससे जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, जो रिलेटिव सुना रहे हैं फोन पे, रिलेटिव तुमसे ज्यादा तुम्हारे पेरेंट्स से बात करते हैं, तो तुमसे ज्यादा ताने उन्हें मिल रहे होंगे। तुम्हारे लिए वो ज्यादा बर्दाश्त करे, तुमसे ज्यादा वो बर्दाश्त करे, तुम्हारे पेरेंट्स।
मैटर नहीं करता रिलेटिव्स क्या सोचते हैं, रिलेटिव्स क्या बोलते हैं। मैटर ये करता है पेरेंट्स क्या बोलते हैं। इस चीज को तो थ्री इडियट्स में भी सुने होंगे, जब वो अपने पापा से बोलता है कि मुझे शर्मा जी ने या इन्होंने मेरे लिए नहीं किया, सब आपने किया है पापा। मैटर ये करता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सुनाते हैं क्या, कि तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तुम्हें। बस इतना मुझे कमेंट सेक्शन चैट सेक्शन में लिख करके बता दो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे भाई बहन साथ है ना तुम्हारे, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। और जो रियल फ्रेंड्स भी होते हैं ना, अगर वो बॉन्डिंग बना लेते हो, तो पेरेंट्स और भाई बहन से ज्यादा बढ़िया और कोई फ्रेंड ही नहीं है इस दुनिया में। अगर फ्रेंड से थोड़ी सी बात पे झगड़ा हो जाए ना, कि जो बेस्ट फ्रेंड और रियल फ्रेंड बोलते हैं, वो तो आज के टाइम पे है ही नहीं। कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, थोड़ा बहुत अगर सीरियस झगड़ा हो जाता है ना, तो फिर फ्रेंड वापस लौट के नहीं आने वाला। आएगा भी तो शक की निगाहों में ही हमेशा बैठे रहोगे। कभी पेरेंट्स और भाई बहन के साथ ये नहीं होगा। कितना ही सीरियस झगड़ा क्यों ना हो जाए, ज्यादा से ज्यादा जिस एज में अभी तुम हो, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन, 10 दिन भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, 5 दिन बाद या तो तुम खुद जाओगे, तुम्हारा खुद मन नहीं लगेगा, या वो तुम्हारे पास आएंगे। और पेरेंट्स तो तुमसे कभी नाराज ही नहीं होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स, तुम यार बच्चे हो, इतने छोटे से तुम्हें उन्होंने तुम्हें पाला है। पेरेंट्स, अगर तुम सीरियसली, अगर तुम्हें लग रहा है, अगर तुम्हें अंदर से लग रहा है कि मेरा एक सीरियस कुछ इश्यू हो गया पेरेंट्स के साथ, अगर पेरेंट्स बात नहीं करने आ रहे ना, तो ये कभी मत समझना कि पेरेंट्स जो है तुमसे गुस्सा है। उनका गुस्सा घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाता है। पेरेंट्स तुम्हारे साथ मस्ती ले रहे होते हैं कि अब देखिए क्या करता है, अब मेरा बेटा कितना मैच्योर हुआ है, कैसी सिचुएशन को डील करेगा, उस सिचुएशन में भी तुम्हें एक लेसन देने की, अपने लाइफ में क्या कर रहा है, कितनी अंडरस्टैंडिंग आई है इस चीज के लिए। मतलब तुम भले ही उनसे गुस्सा हो, उस समय भी वो तुम्हारे भला ही सोच रहे होते हैं। तो मैटर करता ही नहीं यार, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, रिलेटिव्स क्या सोचते हैं। सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबसे बेस्ट रिलेशन जो है, रिलेटिव का मतलब रिलेशन ही होता है ना, तो सबसे बेस्ट रिलेशन और सबसे बढ़िया जो फ्रेंड्स है, वो पेरेंट्स ही है, मम्मी पापा ही है, फ्रेंड्स ही है, सॉरी भाई बहन ही है। पेरेंट्स और भाई बहन, जब तक ये तुम्हारे साथ है ना, तब तक और कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके बाद एक बार जब तुम ये सारी ख्याल को अपने बाहर, दिमाग से बाहर निकाल दो, बस मन लगा करके पढ़ाई करो। और मैंने बताया है मैराथन है, अगर सीरियसली पढ़ लेते हो ना, तो सीट तुम्हारे लिए रखा ही हुआ। रिलेटिव्स को अच्छा खराब सीट देखने से मतलब नहीं है। आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में चले गए ना, रिलेटिव्स, वही जो रिलेटिव्स अभी ताने मारते हैं ना, वही तारीफ के पुल बांधेंगे। वही बाहर जाकर के अपने और जो दूर के रिलेटिव्स है, उनके जो फ्रेंड्स हो गए, वो बता रहे होंगे कि मेरे रिलेशन में एक लड़का है, मेरे रिलेशन में मेरा एक भांजा भतीजा कुछ भी है, उसने ये कॉलेज क्रैक कर लिया। मुंह पे नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे पता चलेगा तुम्हें। तुम कभी उनके घर विजिट करना, अड़ोसी पड़ोसी को पता होता है। कैसे पता होता है, न्यूज में तो नहीं आया ना, उन्हीं के मुंह से पता चलता है। तुम्हारे सामने वो नहीं दिखाएंगे कि तुम्हारा तारीफ कर रहे हैं, उससे तो नीचा गिर जाएंगे ना। लेकिन कभी ना कभी उनके मुंह से वो निकल ही जाता है कि मेरे रिलेशन में एक ऐसा लड़का है जो यहाँ पढ़ रहा है, जहां बच्चे जाने के सपने देखते हैं ना, वहां कर रहा है ऑलरेडी पढ़ाई। भले ही तुम्हारा अच्छा सीट हो या खराब सीट हो, उन्हें मतलब ही नहीं यार, उन्हें उतना मतलब नहीं होता कि ये आया हुआ है। उन्हें मतलब है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी मिला ना, ठीक है। ट्रिपल आईटी में भी उतना ध्यान नहीं देंगे, आईआईटी एनआईटी मिल गया तो फिर यार कोई दिक्कत ही नहीं है। और आईआईटी एनआईटी में भी 40,000 सीट्स हैं, दोनों अगर मिला दो ना तो 40,000 सीट्स हैं। तो 50,000 तो, अगर तुम सीरियसली मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंटली मेहनत कर, तो 50,000 में तुम आ ही गए। थोड़ा सा और मेहनत कर लो, 40,000 के अंदर आ गए, तो उनकी नीड्स तो सेटिस्फाई हो गई। अब तुम्हें अपनी नीड्स, बिल्कुल टॉप के कॉलेजेस चाहिए, तो रेस को और लंबा दौड़ जाओ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और ये सारी चीजें करो। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारे और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बढ़िया से कॉलेज में बढ़िया से ब्रांच मिल रही होगी। अरे रिलेटिव्स का काम क्या है, उनका काम है बस बातें बनाना। समझ रहे हो, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उनका काम है बस बातें बनाना। जब तक तुम बुरा परफॉर्म कर रहे हो, तब तक तुम्हारे बारे में बुरा बुरा कहेंगे, और जब तक तुम अच्छा करोगे तो वो अच्छा अच्छा कहेंगे। उन्हें बस कुछ टॉपिक चाहिए बात करने के लिए, डेली लाइफ से हट करके बस कुछ टॉपिक चाहिए। जिस दिन तुमने कुछ अच्छा कर दिया, उस दिन वही बात कर रहे होंगे। मेरे बारे में भी हुआ है, जब मैंने ड्रॉप लिया ना, वही मेरे रिलेटिव्स बोलते थे कि हाँ ठीक है, आपने शहर में ले गए, आप तो इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका बेटा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस ऐसे हवाबाजी करता है, कुछ पढ़ता लिखता तो है नहीं, सबसे थोड़ी हो जाता है।
और वही रिलेटिव मुझसे अपने बच्चे के लिए गाइडेंस मांगते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। समझ ये कहने की बात है, रिलेटिव ऐसा कुछ दिल से सीरियसली नहीं लगाते, तो जो बच्चे, जो लोग तुम्हें सीरियसली ले ही नहीं रहे, उनको बातों को तुम दिल से क्या लगाना। दिल से उनकी बातें लगाई जाती हैं जो दिल से तुम्हारे बारे में केयर करते हैं, वो है तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे भाई बहन, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ डाउट प्रियांशु? सर गाने सुनना चाहिए क्या इस ड्यूरेशन में, जैसे मेरा मन करने लगता बीच बीच में? ऑफ कोर्स सुनने चाहिए, लेकिन जब तुम्हारा ब्रेक टाइम चल रहा हो, सिर्फ और सिर्फ जब तक तुम्हारा ब्रेक टाइम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ तभी। और अगर इस चीज को तुम अपने अंदर अगर नोटिस कर रहे हो कि भले ही मैं ब्रेक टाइम में गाने सुनता हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते दिमाग में मेरा वो गाना ही घूम रहा है, ठीक है ना, तो उस समय अवॉइड करो। उस समय उस गाने सुनने को अवॉइड करो, ज्यादा से ज्यादा रात में सोते समय थोड़ा बहुत गाना सुन लेना, ठीक है। नहीं तो क्या फायदा, ब्रेक में तो तुमने गाने सुने, पढ़ते समय खुद ही गाने गुनगुना रहे हो, दिमाग में गाना चल रहा है, तो पढ़ाई में तो फोकस है नहीं। गाना सुनने से वैसे फोकस बढ़ता है, लेकिन क्या फायदा, मतलब वही गाना तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहा हो। मतलब अगर इस टाइम में गाना सुन रहे हो ना, तो उस तरह के गाने मत सुनना, वो थोड़े जो होते हैं ना, मतलब हाइपर म्यूजिक, थोड़े पार्टी सॉन्ग्स, वो तुम्हें लगेगा कि मुझे हैप्पी फील करा रहे हैं, लेकिन वो दिमाग में स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। साइंटिफिक फैक्ट है, गूगल पे सर्च कर सकते हो। जो पार्टी सॉन्ग्स होते हैं ना, जो डीजे वाले टाइप होते हैं, जिनमें बेस होता है, वो अभी अच्छा फील करेगा, लेकिन जैसे वो गाने से हटोगे ना, तो तुम्हें फील होगा थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है। तो किस तरह के गाने सुन सकते हैं? तो अब तुम्हें लगेगा भैया आपको इतने गाने के बारे में नॉलेज, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी ह्यूमन ही हूँ। लोफी सॉन्ग्स करके आते हैं, जो थोड़े सूथिंग सॉन्ग्स होते हैं, मतलब सूथिंग सॉन्ग सुनो, जो एक शांत मोड में होता है, स्लो मोड में चलता है, वो सारे गाने सुनोगे। और वो भी सिर्फ तब जब सोने जा रहे हो, या फिर मेरा बिल्कुल अब रात का पढ़ाई खत्म हो चुका है, उस समय सुनो। क्योंकि अभी सपोज करो 15 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, आधे घंटे का, आधे घंटे मैंने गाना सुने, अब आधा घंटा जस्ट गाना सुनने के बाद पढ़ाई करने बैठूंगा, तो दिमाग में गाना ही चलता रहेगा, पढ़ाई थोड़ी चलेगा। जब भी लगे गाना सुनने से मेरा मतलब वो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आ रहा, छोड़ दो उस गाने को। अभी इस टाइम पे बस यही है यार, उस रिलेटिव्स को, उन रिलेटिव्स को जवाब देना है कि नहीं देना, तो उसके लिए जो करना पड़े मैं वो करूंगा। जो मेरे रास्ते में आएगा उस चीज, सब चीज को मैं अभी हटा दूंगा। कितने दिन रह गए यार, अभी जनवरी में जस्ट एग्जाम आएगा, उसी समय तुम रैंक ला दो ना उनका, वो जनवरी में जस्ट बंद हो जाएगा, 5 महीने बस बच गए हैं। 5 महीने इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते, अभी पूरा लाइफ पड़ा है। अगर इस समय एडवांस तक अगर अभी तुमने कुर्बानी दे दी ना, 1 साल भी नहीं बच गया, अगर एडवांस तक तुमने ये 8-9 महीने कुर्बानी दे दी, तो तुम्हारा पूरा लाइफ चिल के साथ कटेगा, अप्रिसिएशन शबासी के साथ कटेगा, खुश रहोगे। और अगर अभी तुम इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर नहीं कर पाए ना, तो फिर आगे के लाइफ में इतने ज्यादा डिस्टर्बेंसेस आएंगे, इतने ज्यादा मनी प्रॉब्लम्स, यार घर में इतने तकरार होते हैं ना। लोग बोलेंगे कि पैसा से कुछ नहीं होता, पैसा पैसा करते हो तुम। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, अंबानी नहीं बनना है, लेकिन कम से कम इतना तो पैसा चाहिए ना कि घर के सारे नीड्स पूरे हो सके। मतलब कुछ अगर सामान खरीदना हो तो 2 बार 10 बार सोचना ना पड़े। इतना तो चाहिए ना, अंबानी नहीं बनना है, लेकिन इतना तो चाहिए कि घर में पैसे की तंगी ना हो। वो तभी होगा जब अभी वाले डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे। नहीं तो उसके बाद जो लाइफ तुम्हें मतलब लाइफ जो इंसान को दिखाता है ना, असली लेसन उस समय मिलता है। फिर तुम्हें डिसाइड करना है, इस 7-8 महीने में मुझे मेहनत करना है, आगे का 70-80 साल मुझे बर्बाद करना है। 70-80 तो नहीं, 60-70, कितना मुझे बर्बाद करना है, क्या मुझे करना है, सब तुम्हारे हाथ में है। चलो बहुत कुछ सीखा आज। चलो थैंक यू प्रियांशु। और कुछ डाउट्स हैं? ठीक है, थैंक यू। तुम थैंक यू बोलो कहते से तो मुझे वेलकम बोलना चाहिए, लेकिन इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने के बाद मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली थैंक यू निकल ही जाता है, मुझे लगता है मेरा अप्रिशिएशन हो गया। मैंने बोला ना, पूरा इंसान, जो पूरा ये ह्यूमन कम्युनिटी है ना, अप्रिशिएशन का भूखा है। ह्यूमंस में और जानवरों में इतना ही अंतर होता है। चलो बढ़िया है, ठीक है। अगर कोई डाउट्स नहीं है तो सेशन को लीव कर सकते हो, अगर लीव करना हो तो गुड बाय लिख देना, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें लीव करना है सेशन को।